हेलो फ्रेंड, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं घटना चक्र का टेस्ट नंबर दूसरा। ठीक है, फर्स्ट जो टेस्ट था वो कंप्लीट हो गया दो पार्ट में, पार्ट ए पार्ट बी में। ठीक है, 75 दोनों में क्वेश्चन हमने करा दिए, क्योंकि अगर एक में कराएंगे तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा। और आपको ये भी बता दिए बाइलिंगुअल क्लास है, दोनों ही इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, दोनों लोग इस क्लास को देख सकते हैं, दोनों ही स्टूडेंट इस क्लास को देख सकते हैं, कोई भी मीडियम का हो। ठीक है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, और मीडियम हम नहीं पता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश की बात हो रही है। ठीक है, और दूसरा है ये कि जो इसमें घटना चक्र के 5 प्रैक्टिस सेट मार्केट में आए हैं। ठीक है, सायस ने निकाला है, सायस घटना चक्र के 5 प्रैक्टिस सेट मार्केट में आए ऑफलाइन, और 5 है ऑनलाइन। ऑफलाइन जो 5 हैं वो पूरे हम कंप्लीट करा देंगे। ये हमारा सेकंड है, और प्लीज़ ये जितना भी है ये टेस्ट वो ज़रूर करिएगा, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि ये सारे आपका जो सिलेबस होगा वो पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पीसीएस का, पीसीएस 12 अक्टूबर को होने वाला है, इसलिए हम एक भी दिन आपकी क्लास मिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो भी है आपका इम्पॉर्टेंट बहुत, ये टाइम चल रहा है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और स्टार्ट कर लेते हैं आज की टेस्ट। ठीक है, ये है, ये आपको दिखा दे रहे हैं अभी। ठीक है, 1 मिनट बच्चे, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है 2025 की, सायस घटना चक्र की है। ठीक है, मार्केट में आई है, जिनके बच्चों के पास नहीं है वो यहाँ से अपने कंप्लीट कर लेंगे। ये सेकंड टेस्ट है। ठीक है, बिल्कुल हूबहू एग्ज़ाम के पेपर की तरह से है, आपको एग्ज़ाम हॉल जैसा अनुभव हो इसमें, इसलिए इस तरह से रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया है? अनित्यतावाद बाज प्रोपाउंडेड बाय हूम? अनित्यतावाद बाज प्रोपाउंडेड बाय हूम? आपको बताना है। ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी चावाक, ऑप्शन डी न्याय। बताइए किसने किया क्षणिकवाद का प्रतिपादन? ठीक है, ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसका, फटाफट करेंगे, क्योंकि फिर ये 1.5 घंटे की क्लास पहले 2 घंटे की हुई थी एक्चुअली, फिर मैंने जल्दी से कराई थी, तो 1.5 घंटे की। अब कोशिश करेंगे आज 1 घंटे में इसे कंप्लीट कर ले। ठीक है, 1 घंटे में इसको कंप्लीट कर ले। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध। ठीक है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? फर्स्ट का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, एक तरफ ऑथर दिए गए हैं, दूसरी तरफ बुक दिए गए हैं, उनको आपको सम्मिलित करना है। फर्स्ट है सर्ववर्मन है, शूद्रक है, विज्ञानेश्वर, कल्हड़ है। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई जो बुक्स हैं उनको सम्मिलित करना है, उसके बाद आंसर ड्राइव होगा। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं क्या है सर्ववर्मन। सर्ववर्मन द्वारा क्या लिखा गया था? ठीक है, सर्ववर्मन द्वारा लिखित है कातंत्र। ठीक है, कौन सा है? कातंत्र बुक है जो इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ए का तो 4 हो गया बच्चे। ठीक है, ए का 4 हो गया। नेक्स्ट है, अगर देखेंगे शूद्रक द्वारा, सभी जानते हैं शूद्रक थे, उनके द्वारा मृक्ष कटिकम, जो मृक्ष कटिकम थी वो लिखी गई थी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 का, बी का 3 हो जाएगा। विज्ञानेश्वर के द्वारा कौन सा लिखा गया था? विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया था मिताक्षरा। ठीक है, मिताक्षरा लिखी गई थी, तो सी का हो जाएगा हमारा फर्स्ट। एंड डी कल्हड़ राजतरंगी, सभी जानते हैं कल्हड़ राजतरंगी। ठीक है, तो ये इसके द्वारा कौन सी लिखी गई थी? कल्हड़ के द्वारा राजतरंगी। 4-3-1-2 जहाँ पे होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, 4-3-1-2। ठीक है, 4-3-1-2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसमें क्या क्या आ रहा था? शूद्रक आ रहा था, जो शूद्रक द्वारा लिखी है मृक्ष कटकम। ठीक है, ये आ रहा था। दूसरा कल्हड़ द्वारा राजतरंगी। पहले हम जो हमें आते हैं पहले हम उसको सम्मिलित कर लेते हैं, पहले उसको मैच कर लेंगे, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे। फिर उसके बाद क्या आ रहा था? विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा और सर्ववर्मन के द्वारा कातंत्र लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है? ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बोल रहे हैं एक साथ में, क्योंकि वो जैसा इसमें मिताक्षरा वो सेम वैसे ही बोला जाएगा, और बाकी हमने वो आपको पहले ही रीड कर ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद यज्ञों और अनुष्ठानों के विधि विधान से संबंधित है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स? ठीक है, किससे संबंधित है? सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल्स कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेदा, ऑप्शन यजुर्वेदा, ऑप्शन सी सामवेदा, ऑप्शन डी अथर्ववेदा। बताइए कौन सा होगा जो यज्ञ और अनुष्ठानों से संबंधित है? सभी जानते हैं कौन सा होगा? यजुर्वेद होगा। ठीक है, कौन सा वेद है? यजुर्वेद। ये
हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा है? यजुर्वेद, क्योंकि ये जीएस ऑल जीएस का फुल जीएस के लेंथ का ये टेस्ट है, ठीक है, जिसमें ऑल जीएस सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें 150 क्वेश्चन है पीसीएस का। जीएस फर्स्ट पेपर होता है, जीएस सेकंड, ये तो आप लोग जब देने जा रहे हैं इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या है? यजुर्वेद है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम क्या है, ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ द्वार समुद्रम, द एंशिएंट कैपिटल ऑफ द होयसल्स, ठीक है। फर्स्ट है श्रृंगेरी, ऑप्शन ए श्रृंगेरी, ऑप्शन बेलूर, ऑप्शन सी हलेबीडु, ऑप्शन डी सोमनाथपुर। बताइए कौन सा हो जाएगा। होयसल के जो प्राचीन राजधानी थी द्वार समुद्रम, ठीक है, उसका वर्तमान नाम बताना आपको, ठीक है। प्रेजेंट उसका नाम क्या होगा, प्रेजेंट नेम बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4th का आंसर बताइए फटाफट, ठीक है। क्या होगी? हलेबीडु, हलेबीडु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट कर लेते हैं, जहां पे मुझे लगेगा बताने का वहां बताएंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जहां देना होगा वहां देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि आज के संदर्भ में मुगल कालीन मनसबदारी प्रणाली लागू करनी हो तो यह निम्नलिखित में से किस नीति के समतुल्य होगी। यानी कि इफ द मुगल इरा मनसबदारी सिस्टम were be implemented in today context, which of the following policies would it be equivalent to, ठीक है। बताइए किसकी होगी। पदोन्नति आधारित सेवा प्रणाली, प्रमोशन बेस्ड सर्विस सिस्टम होगा, या संविदा आधारित कर्मचारी भर्ती होगी, ऑप्शन बी, या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट होगा, या फिर ऑप्शन सी में होगा स्वायत्त संस्थानों का अनुदान की ग्रांट्स टू ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन डी में होगा पीपीपी मॉडल पर निजी निवेशकों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर इन द पीपीपी मॉडल्स। बताइए क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। सेकेंड जो टेस्ट है उसमें क्वेश्चन अच्छे दिए हैं, ठीक। किस पे आधारित थी? किस पर आधारित थी? मनसबदारी प्रणाली को अगर लागू किया जाए प्रेजेंट टाइम में तो वो किससे संबंधित होगी, ये पूछा गया आपको। बताइए आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, ठीक है। क्या होगी? पदोन्नति आधारित सेवा प्रणाली हो जाएगी, ठीक है। प्रमोशन बेस्ड सर्विस सिस्टम, ठीक है, प्रमोशन बेस्ड सर्विस सिस्टम, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया, ठीक है। इन विच ईयर वाज द मार्ले मिंटो रिफॉर्म पास्ड, ठीक है। आपको बताना इन विच ईयर वाज द मार्ले मिंटो रिफॉर्म पास्ड, बताइए कब ये पास किया गया। ऑप्शन ए 1905 ईस्वी, 1995, 1919, 1935, ठीक है। 1905, 1909, 1919, 1935। बताइए मार्लो मिंटो रिफॉर्म कब पास हुआ, सुधार बिल जो आया था वो कब पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए फटाफट। सभी जानते हैं ऑप्शन बी होगा 1909 में, ठीक है, 1909 में, ठीक है। और 1919 में कौन सा था? 1919 में कौन सा था ये कमेंट करके बताएं, ठीक है। 1919 में कौन सा आया था, ठीक है, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन हो गए इसलिए हम नहीं बताएंगे, आगे इसमें और क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 चलते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे कारण आर कहा गया है, ठीक है। अभिकथन है महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। कारण आर है महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। नीचे दिए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है आपको, ठीक है। बिलो आर द टू स्टेटमेंट ऑन द कॉल्ड असर्शन ए एंड द अदर इज कॉल्ड रीजन आर। असर्शन ए है द असॉल्ट मार्च वाज लेड बाय महात्मा गांधी इन 1930। रीजन आर है महात्मा गांधी's एम वाज प्रोवाइड सॉल्ट टू द पुअर फॉर फ्री, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन आपके हो जाएंगे, ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर करेक्ट, हाउएवर आर डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन ए। ऑप्शन सी है ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, एंड ऑप्शन डी ए इज करेक्ट बट ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका कि एक मिनट, असर्शन है यानी कि अभिकथन महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। लेकिन कारण आर है, इसमें रीजन दिया गया कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। नहीं, ये तो गलत है कि उनका ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं था कि नमक मुफ्त उपलब्ध हो, यानी कि नमक में जो कर लगता था, ठीक है, कर को कम करना था, ठीक है, कर को कम करना था, टैक्स को कम करना था, नमक पर जो टैक्स लगता था उसको कम करना था, ये नहीं था कि मुफ्त में मिले, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। जब आर गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर आपका,
आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, आर गलत है। देख लेते हैं कहाँ पे है। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो जाएगा, ठीक है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ऐसा लगेगा दोनों मीडियम में हम क्लास ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको करना है। फर्स्ट है चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। सेकंड खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट। और थर्ड पे है जलिया बाग हत्याकांड यानी कि जलिया बाग हत्याकांड। और फोर्थ पे है नमक सत्याग्रह। बताइए इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, ठीक है। आइए कर लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह था, जो चंपारण रिवोल्ट सत्याग्रह था, रिवोल्ट नहीं कह सकते, सत्याग्रह ही था, ठीक है। ये हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, ये 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। वहीं बात करेंगे अगर जलिया बाग हत्याकांड, तो 1919 में हुए थे, ठीक है, यानी कि रॉलेट एक्ट के विद्रोह में भीड़ इकट्ठी थी और वहाँ पे जलियांवाला हत्याकांड का जो हुआ था पूरा अब नहीं बताएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, कॉन्सेप्ट जब क्लियर कराते तब बताते। उसके बाद जस्ट हुआ था खिलाफत आंदोलन, तो ये भी 1919 में हुआ था, ठीक है, ये भी 1919 में हुआ था। और देन हुआ था नमक सत्याग्रह 1930 में, ठीक है। अब आइए मैच कर लेते हैं, हमने आपको डेट बता ही दी है, ठीक है, डेट बता दी, अब मैच कर लेते हैं, ठीक है। पहले आ जाएगा कौन सा? नमक सत्याग्रह आ जाएगा, ठीक है। देन आ जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर 1324, 1324, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1324, ठीक है, 1324। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी 1324, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये हो गया, पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, देन खिलाफत आंदोलन, उसके बाद में नमक सत्याग्रह, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 है, आज किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया, ठीक है। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था? इन विच सेशन डिड द कांग्रेस डिक्लेयर द गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन है, फर्स्ट है लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन बी कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन डी में होगा हरिपुरा अधिवेशन 1938। बताइए किसमें होगा? ऑप्शन है लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में, कराची सेशन 1931 में, या लाहौर सेशन 1929 में, या हरिपुरा सेशन 1938 में। बताइए कब हुआ था, ठीक है। ये सभी बच्चे जानते हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन भी है, कई बार आया भी है, ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। लाहौर अधिवेशन 1921 में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1921 में सबसे पहले पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। कहाँ रखा गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा गया था, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा 9 का? सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन 1920 रावी नदी के तट पर, ठीक है। कौन सी अगर नदी की बात है तो रावी नदी, ठीक है, रावी नदी के तट पर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची फर्स्ट है कच्छ वनस्पति स्थल है और सूची सेकंड में राज्य से सम्मिलित करना तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। मैच लिस्ट है, मैंग्रोव प्लांट साइट्स है, विद लिस्ट सेकंड में स्टेट है, उनको आपको मैच करना है, देन उसके बाद आंसर निकलेगा, ठीक है। आइए कर लेते हैं मैच। आचरा, कुंडापुर, पिचवरम, बेमनाट, ठीक है, बेमनाट। एक तरफ है सारी मैंग्रोव्स प्लांट है, मैंग्रोव्स प्लांट साइड है, और दूसरी तरफ स्टेट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको जो आता है पहले उसको सम्मिलित कर लेते हैं। सबसे पहले जो आ रहा है उसको सम्मिलित करेंगे, देन उसके बाद देख लेते हैं अगर उसको सम्मिलित करने पर, उसको मैच करने पर अगर आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ठीक है। देख लेते हैं बेमनाथ कहाँ पे है। बेमनाथ सबसे सबको आता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का देख लेते हैं, बेमनाथ, ठीक है, सबको आता होगा। बेमनाथ कहाँ पे है? एक मिनट, ठीक है, हाँ, बेमनाथ केरल, ठीक है, बेमनाथ केरल, ठीक है। ठीक है, क्या हो गया? बेमनाथ केरल हो गया, ये सम्मिलित हो गया। दूसरा देख लेते क्या कौन सा आ रहा है, ठीक है, पिचवरम, एक पिचवरम आ रहा है,
ठीक है। पिचवरम कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। हमको जो आ रहा है हम अब पहले वो बता दे रहे हैं, आप लोगों को जो आ रहे होंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिए। देन उसके बाद देखेंगे जो कुंडापुर है वो है कहाँ पे? कर्नाटक में, ठीक है। इससे मिला लीजिए, कहाँ से कर्नाटक, कहाँ से कुंडापुर। तो कुछ तो आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में इतना सारा आप याद करके नहीं जा सकते, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस है या पीसीएस का सिलेबस है, बहुत लेंथी सिलेबस होता है, ठीक है। इसलिए आपको कुछ ट्रिक लगा के याद करना ही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए और ए है। ए का कि आचरा कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। अब देख लेते क्या हो जाता है। ए का क्या हो गया? 4 है, बी का फर्स्ट है, सी का आंसर 5 हो गया और डी का क्या हुआ है? 2। 4152 4152 आंसर कहाँ पे? डी में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है, 4152, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है। इतना डेप्थ में पूछ लिया इसमें, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया? 4152 आ गया, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लीजिए। कुंडापुर है कर्नाटक में, कुंडापुर जो मैंग्रोव्स प्लांट साइड है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। आचरा जो प्लांट साइड है वो महाराष्ट्र में है, पिचवरम तमिलनाडु में और वेमनाड केरल, ठीक है। वेमनाड जो लेक भी है वो, ठीक है, उससे आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के पठारी भागों में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम क्यों है? ठीक है। वाई आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन रिलेटिवली लो इन द प्लेट्यू रीजन ऑफ द इंडिया? ठीक है, बताइए। ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल, रिवर्स डू नॉट हैव मच ड्रॉप, इट इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट डैम ड्यू टू हार्ड रॉक्स, या ऑप्शन डी में द फ्लो ऑफ रिवर इज वेरी स्लो। ठीक है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा कि वर्षा की कमी के कारण। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में नदियों की अधिक गिरावट नहीं होती। ऑप्शन सी कठोर चट्टानों के कारण बांध बनाना कठिन है। ऑप्शन डी है नदियों का प्रवाह बहुत मंद होता है। बताइए ऑप्शन 11। ठीक है, अगर आपने फिजिकल जियोग्राफी पढ़ी होगी आपको पता होगा यहाँ पे क्यों ऐसा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, चट्टाने कठोर हैं। ठीक है, कठोर चट्टानों के कारण बांध बनाना कठिन है। यहाँ पे कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? ठीक है, बेसाल्ट रॉक्स वगैरह वहाँ पे है। ठीक है, तो कौन सी चट्टानें यहाँ पाई जाती है? हार्ड रॉक्स वाली सारी चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। इट इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट डैम ड्यू टू हार्ड रॉक्स। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 का आंसर बताइए फटाफट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12। ठीक है, फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि भारतीय मानसून विफल हो जाए तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, आपको बताना है। इफ द इंडियन मानसून फेल, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विल बी मोस्ट अफेक्टेड? ठीक है, ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट, ऑप्शन बी थार डेजर्ट, ऑप्शन सी डेल्टा रीजन, ऑप्शन डी सेंट्रल गंगा प्लेन। ठीक है, बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी थार मरुस्थल, ऑप्शन सी डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन डी मध्य गंगा मैदान। यदि भारतीय मानसून विफल हो जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा होगा, ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मध्य गंगा मैदान। ठीक है, कौन सा हो जाएगा अफेक्टेड सबसे ज्यादा? मध्य गंगा मैदान। ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन करने का टाइम नहीं है अभी। ठीक है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा क्योंकि वहां पे पहुंचते पहुंचते सब देखते हैं सबसे कम पानी मानसून से प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन सा हो जाएगा? मध्य गंगा मैदान हो जाएगा। कौन सा? सेंट्रल गंगा प्लेन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे नहीं पे। ठीक है, सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं पे होती है बच्चों से, नहीं पे कर लेंगे अंडरलाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, एक तरफ संस्थान दिए गए, इंस्टीट्यूशन दिए गए, दूसरी तरफ लोकेशन दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में है इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको बताना कौन सा नहीं है। ठीक है, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी है। ऑप्शन बी सेंटर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर श्रीनगर, हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट श्रीनगर में है क्या? ऑप्शन सी इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। ऑप्शन डी इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर। आपको बताना है। ऑप्शन ए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, ऑप्शन बी केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, ऑप्शन सी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, एंड डी है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। इसमें कौन सा मैच नहीं है वो आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, इसमें बताया है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान श्रीनगर में नहीं है। ठीक है, बाकी सारे हैं। ठीक है, बाकी सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। बार गंगा बोल रहा है। शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये लखनऊ में है। और पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कानपुर में है। ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, ये दोनों ही सही है। ऑप्शन बी ये सही नहीं था, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी ये सही नहीं था। 13 का आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर
14 पे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या पूछ रहा है। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेस्ट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, ठीक है। अवर सोलर सिस्टम के बारे में आपको बताना है कौन सा इसमें कथन सही है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। ऑप्शन बी है पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। ऑप्शन सी सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। ऑप्शन डी है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। आपको बताना है ऑप्शन ए अर्थ इज द डेंसेस्ट अमंग ऑल द प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, ठीक है। डेंसेस्ट अमंग, और मतलब सभी ग्रहों में सबसे सघन है। ऑप्शन बी सिलिकॉन इज द मेन एलिमेंट्स इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ। ऑप्शन सी 75% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम इज कंटेन्ड इन द सन। ऑप्शन डी है द डायमीटर ऑफ द सन इज 190 टाइम्स देन दैट ऑफ द अर्थ। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रहों में क्या है, पृथ्वी सघनतम है, ठीक है। अर्थ इज द डेंसेस्ट अमंग ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 के देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा इक्वेटर पर स्थित नहीं है। आपको बताना कौन सा इक्वेटर पर स्थित नहीं है। ऑप्शन है केन्या, ऑप्शन बी इक्वाडोर, ऑप्शन सी कांगो लोकतंत्र गणराज्य, ऑप्शन डी बोत्सवाना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड ऑन द इक्वेटर। आपको बताना कौन सा इक्वेटर पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए, ठीक है। ठीक है, केन्या है इक्वेटर पर, इक्वाडोर है, ठीक है, कांगो लोकतंत्र गणराज्य है, ठीक है। कांगो लोकतंत्र गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ये भी है, लेकिन बोत्सवाना नहीं है, ठीक है। बोत्सवाना नहीं है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ये बोत्सवाना नहीं है कहाँ पे, इक्वेटर पर, ठीक है। बोत्सवाना इक्वेटर पर नहीं है, ठीक है। बोत्सवाना कहाँ पे है अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, इक्वेटर लाइन पे नहीं है, इक्वेटर 0 डिग्री लाइन है वहां पे नहीं है। तो ये बोत्सवाना कहाँ पे अगर पूछे जाए तो इस पे कौन सी रेखा क्रॉस करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री, ठीक है। बच्चे पेन का थोड़ा है अभी हो जाएगा मैटर जब सही फिर अच्छे से आएगा, ठीक है। 23.5 यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है बच्चे। थोड़ा पेन का दिक्कत है, जल्दी से आज तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। बहुत इतने अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है कि इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। तो बोत्सवाना से कौन सा गुजरती है, आप एटलस रखे होंगे, एटलस निकाल लीजिए, एटलस निकालिए, एटलस में देखिए, ठीक है। एटलस निकालिए, एटलस में देखिए 23.5 से कौन सी करती है, बोत्सवाना से 23.5 यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, ठीक है, ठीक है। और देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से और कौन कौन सी देखेंगे, और कौन कौन से यानी कि कंट्री से गुजरेगी। नामीबिया है, ठीक है, एक और है नामीबिया है, बोत्सवाना है, साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक है और मेडागास्कर है, ठीक है। ये 5 हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो अफ्रीका की कंट्री हैं उनसे गुजरती है, ठीक है। अफ्रीका की कंट्री हैं, ठीक है। इसमें है नामीबिया है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है ये सारी, नामीबिया है, बोत्सवाना है, साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक है और कौन सा है, मेडागास्कर। इनसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 लाइन क्रॉस करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या हो गया, बोत्सवाना, ठीक है। इक्वेटर से नहीं होती है, बोत्सवाना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है एल नीनो घटना के दौरान दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर जल समान से ठंडा हो जाता है, ठीक है। सेकंड है ला नीला घटना प्रशांत महासागर की उष्ण जलधारा को तेज कर देती है, ठीक है। और थर्ड है एल नीनो घटना के दौरान भारतीय मानसून सामान्य से अधिक प्रबल होता है, ठीक है। फोर्थ है एल नीनो और ला नीनो दोनों घटनाएं वाकर परिसंचय से जुड़ी हैं, ठीक है। ये 16 का आंसर आपको बताना है, क्या बताना, कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। ठीक है, कौन से कथन सही हैं, ठीक है। देख रहे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है ड्यूरिंग एन एल नीनो इवेंट द वाटर अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका बिकम कोल्डर देन नॉर्मल। सेकंड है द ला नीना इवेंट
intensifies the warm current of the Pacific Ocean, ठीक है। और थर्ड है ड्यूरिंग एल नीनो इवेंट द इंडियन मानसून बिकम्स स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल। फोर्थ है बोथ एल नीनो एंड ला नीनो इवेंट आर एसोसिएटेड विद द वॉकर सर्कुलेशन। बताइए क्या हो जाएगा, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। क्या बताना, कथन सही है, ठीक है। एल नीनो घटा के दौरान दक्षिण अमेरिका पश्चिमी तट पर जल समान से ठंडा हो जाता है, ठंडा नहीं गर्म हो जाता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ला नीना घटा प्रशांत महासागर की उष्ण जलधारा को तेज कर देती है, ला नीना, ठीक है। प्रशांत महासागर की उष्ण जलधारा को तेज, गलत है, नहीं करती है, ठीक है। नहीं तो फिर ला नीना ही क्या होता है, यानी कि ला नीना ही भारत में मानसून लाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो ये वहां पे गर्म नहीं करेगी, अगर वहां पे गर्म कर देगी प्रशांत महासागर की जलधारा को, तो सारी वहां पे जाके जो मानसून विंड्स हैं वहां पे जाके फ्लो होने लग जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है एल नीनो घटना के दौरान भारतीय मानसून सामान्य से अधिक प्रबल होता है, ठीक है। एल नीनो घटना के दौरान मानसून नहीं, ला नीनो घटना के दौरान होता है, ये भी गलत है। फोर्थ है एल नीनो और ला नीना दोनों घटनाएं वॉकर परिसंचरण से जुड़ी हैं, हाँ ये सही है, ठीक है, दोनों ही जुड़ी हैं वॉकर परिसंचरण से, यानी कि वॉकर सर्कुलेशन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो स्टेटमेंट सही है, और ओनली फोर्थ स्टेटमेंट सही होने से आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी हो जाएगा, केवल 4, ठीक है, ओनली 4। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17, देखते क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना तथा नीचे दिए कुर्सी से उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट एक तरफ सूची सेकंड है, ठीक है। इसमें हिंदी में इसका इंग्लिश में पढ़ने का कोई, ठीक है, मतलब ही नहीं रह जाता। भी नीचे देख लेते हैं, सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। नियंत्रण परिषद की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, आपको इसमें ये बताना है कि कौन से सुमेलित हैं, पहले सुमेलित करने हैं, फिर उसके बाद आंसर निकलेगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, फिर से भारतीय अधिनियम 1784, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833। आपको बताना एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और परमिशन ऑफ द इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, चार्टर एक्ट 1833। बताइए आंसर क्या हो जाएगा 17 का आंसर, फटाफट बताएं बच्चे, 17 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना बात करेंगे तो पिट्स भारत का अधिनियम, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में हुआ था, ठीक है, 1784 के अकॉर्डिंग हुआ था नियंत्रण परिषद की स्थापना, ठीक है। वहीं बात करेंगे, या हो गया 2, ठीक है, 2 आ गया, ठीक है। वहीं बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी बच्चे, ये तो सभी जानते हैं, पिट्स भारतीय अधिनियम 1784 यानी कि 1783 में अनाउंस हो गया था और 1784 में इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बी का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये तो कुछ गलत हो रहा है क्या, ए का 2 हो गया, ओहो कहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में, 1774 में इसकी हो गई थी, ठीक है, उल्टा बताने लग गए, ठीक है। यहाँ पे 1773 में अनाउंसमेंट हुआ था, 1774 में स्थापना हो गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी, ठीक है। वहीं देखेंगे इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य की अनुमति मिली थी, कब मिली थी, चार्टर अधिनियम 1813 के एक्ट से। नेक्स्ट देखिए गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी, ये हुई थी डी का चार्टर अधिनियम 1833, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2134, 2134, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 2134। 17 का आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 2134, ठीक है, 2134, ठीक है। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833, इनके अकॉर्डिंग मिली थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है
हाल ही में सरकार और राज्यपाल के बीच विधेयकों को रोके जाने की घटनाओं की पृष्ठभूमि में सूची फर्स्ट को सूची से कैसे सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए से सही उत्तर का आपको चयन करना है इन द वीक ऑफ रिसेंट। ठीक है, हाल ही में सरकार और राज्यपाल के बीच विधेयकों के रोके जाने की आपको बताना है इन द बैक ऑफ द रेसिडेंट इंसिडेंट्स ऑफ बिलिंग बीइंग इंस्टॉल्ड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नर। ठीक है, आपको बताना मैच लिस्ट विथ फर्स्ट एंड सेकंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको बताना हाल में सरकार और राज्यपाल के बीच विधेयकों को रोके जाने की घटनाओं की पृष्ठभूमि में सम्मिलित करना। ठीक है, ओके, आइए कर लेते हैं। कौन सा सही उत्तर का चयन करना है? ठीक है, सही उत्तर का, एक मिनट, ये अपना काम अपने करने लग जाते हैं। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना, एक तरफ है आर्टिकल्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ सब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, उसको मिलाना है। ठीक है, 18 का मिलान कर लेते हैं पहले। ठीक है, मुझे तो ये सीधे सीधे ही सही लग रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल ये देखेंगे 200 है। आर्टिकल 200 राज्यपाल को राष्ट्रपति को विधेयक आरक्षित करने की शक्ति देता है। पावर ऑफ द गवर्नर टू रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट। ठीक है, पावर ऑफ द गवर्नर टू रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन बी में 200 यानी 201 है जो 201 आर्टिकल्स है डिसीजन ऑन रिजर्व बिल बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयक पर निर्णय। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है अनुच्छेद 213 में आर्टिकल 213 पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ द प्रोमंगलेटेड ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, ऑर्डिनेंसेस यानी कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ऑप्शन डी में है 167 मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने की शक्ति, राइट टू रिजर्व इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, पावर ऑफ द गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाँ, ये तो चारों ही सम्मिलित हैं। ठीक है, चारों ही सम्मिलित हैं। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोमलगेटेड ऑप्शन, ठीक है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? परसीमन आयोग। ठीक है, परसीमन आयोग डेलिमिटेशन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, क्या विचार करना है ये देख ले। फर्स्ट है भारत के संविधान में परिसीमन आयोग का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। सेकंड में दिया परिसीमन आयोग केवल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। थर्ड है संसद द्वारा डेलिमिटेशन एक्ट पारित किए जाने के पश्चात ही आयोग बनाया जा सकता है। फोर्थ है परिसीमन आयोग की अनुशंसाएं अंतिम और बाध्यकारी होती हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट है देयर इज नो explicit provision of the Delimitation Commission in the Constitution of India. ठीक है, the Delimitation Commission can be appointed only by the President. Third है the commission can be formed only after the Delimitation Act is passed by Parliament. Third है the recommendation of the Delimitation Commission are final and binding. ठीक है, binding है क्या बताइए? Delimitation परिसीमन आयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा बच्चे? ठीक है, इसमें दिया है कि भारत के संविधान में परिसीमन आयोग का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दिया गया है। ठीक, ये तो गलत हो गया। ठीक, ये तो गलत हो गया। फिर देखते हैं परिसीमन आयोग केवल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। संसद द्वारा डेलिमिटेशन एक्ट पारित किए जाने के पश्चात ही आयोग बनाया जा सकता है, ये भी सही है। सेकंड और फोर्थ है परिसीमन आयोग की अनुशंसाएं अंतिम और बाध्यकारी होती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बाध्यकारी होती हैं बच्चे। ठीक है, इनकी जो एक बार जो निर्णय लिया फिर वो बाध्यकारी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा हमारा ए 2, 3, 4 जहां पे होगा वही होगा। ठीक है, 2, 3, 4 जहां पे होगा वही होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ओनली 2, 3 एंड 4, ओनली 2, 3 एंड 4, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे, फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है
संविधान संशोधन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पे अंडरलाइन करेंगे, हमेशा करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है राष्ट्रपति संशोधन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकते। ऑप्शन बी है राज्यपाल को भी विधेयक को पारित करने में समान भूमिका होती है। ऑप्शन सी है केवल वित्तीय प्रावधानों से संबंधित संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होता है। ऑप्शन डी संसद के पास संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं आपको बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, ठीक है। ऑप्शन ए है द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिजेक्ट अ बिल फ्रॉम फॉर अमेंडमेंट। ऑप्शन बी है द राज्यसभा also has equal role in passing the bill. Option C only those amendment bill related to financial provision are not presented in the Rajya Sabha, ठीक है। ऑप्शन डी में हो गया जो पार्लियामेंट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिस्ट्रॉय द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही नहीं होगा। उसमें लिखा है कि केवल वित्तीय प्रावधानों से संबंधित संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होता है, ठीक है। केवल वित्तीय प्रावधानों से संबंधित संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होता, ये गलत होगा, ठीक है। क्योंकि जो वित्तीय हैं जो जितने भी यहाँ पे देख लेते फाइनेंशियल जो प्रोविजन है, जितने फाइनेंशियल बिल्स हो गए, ठीक है, वो सारे इसमें पेश होंगे, लेकिन ओनली धन विधेयक नहीं होता, ठीक है। धन मनी बिल जो होता है ना वो नहीं होगा। वित्तीय में तो 3 बिल आते हैं ना, और वित्तीय में तो 3 आते हैं मनी बिल के अलावा। तो जितने भी फाइनेंशियल बिल होंगे वो सारे इसमें आएंगे, ठीक है। ओनली कौन सा नहीं आता बच्चे, मनी बिल नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी ये गलत हो जाएगा। बाकी राष्ट्रपति संशोधन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकते, ये सही है, ठीक है। राज्यसभा को भी विधेयक के पारित करने में समान भूमिका है। और देखेंगे डी है संसद के पास संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और कौन सा सही नहीं इसमें पूछा था, इसमें लिखा था केवल वित्तीय प्रावधानों से संबंधित संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होता है, ठीक है। नहीं, क्योंकि राज्यसभा में वित्तीय प्रावधान जितने भी होते, जितने वित्तीय बिल होते सारे पेश होते हैं, ओनली मनी बिल पास नहीं होता, ठीक है। ओनली मनी बिल पेश नहीं होता, कौन सा, धन विधेयक बिल, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि जहां पे ओनली लगा है, जहां पे ओनली लगा है, केवल लगा है, वहां पे आपको बिल्कुल भी सतर्क हो जाना है, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। केवल, ओनली, इतना ही, इस तरह इसको आपको देखना है। अधिकांश वहां पे जो क्वेश्चन जितने होते हैं वो गलत ही होते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होते हैं, रॉन्ग ही होते हैं, ठीक है। ओनली दोज अमेंडमेंट बिल रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्रोविजन आर नॉट प्रेजेंटेड इन द राज्यसभा, ठीक है। ये क्या था, गलत था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते क्या पूछते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, आपको बताना। फर्स्ट है जिला योजना समिति का प्रावधान इसमें है। सेकंड है स्टेटमेंट राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। थर्ड में है यह अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। नीचे दिए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इज द कंटेक्स्ट ऑफ द 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट है द प्रोविजन फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज द इंक्लूडेड, ठीक है। सेकंड है स्टेटमेंट देयर इज अ प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट फाइनेंशियल कमीशन। थर्ड है इट डज नॉट अप्लाई टू शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया होता है, उसमें होते हैं क्या लागू, ये बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए फटाफट, ठीक है। इसमें दिया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ये जिला योजना समिति का प्रावधान इसमें है, नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है, ठीक है। यह अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उसमें त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उस पर लागू नहीं होती है, ठीक है। आपने डेप्थ में पढ़ना, पंचायती राज जब भी सिस्टम पढ़ना है डेप्थ में पढ़ना, ठीक है, क्योंकि अब डेप्थ में क्वेश्चन पूछने लग गए हैं आयोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2, 3 सही हो जाएगा। इसमें कौन क्या पूछा था, सही उत्तर का चयन करना था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये हमेशा पढ़ लेना कि वो क्या पूछ रहा है, सही है, सही पूछ रहा है या सही नहीं पूछ रहा है, क्योंकि अधिकांश हम यहाँ देख लेते हैं सही है, वही पे टिक लगा देते हैं और क्वेश्चन फिर हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 21 का बच्चे क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3, ठीक है, केवल 2 और 3 हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर, फटाफट करेंगे बच्चे। भारतीय संसद में शून्यकाल 0 आवर की अवधारणा किस परंपरा से विकसित हुई है, ठीक है। फ्रॉम विच ट्रेडिशन हैज नॉट कंसेप्ट ऑफ 0 आवर इन द इंडियन पार्लियामेंट डेवलप्ड, ठीक है। आपको बताना है कि जी जो 0 आवर है जिसे हम बोलते हैं शून्यकाल, ठीक है,
बताइए। फ्रॉम विच ट्रेडिशन हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ 0 आवर इन द इंडियन पार्लियामेंट डेवलप्ड, आपको बताना। फर्स्ट है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, ऑप्शन बी है फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशनल, ऑप्शन सी है फ्रॉम द इंडियन पार्लियामेंट ऑन ट्रेडिशन, ऑप्शन डी है फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ द रूल्स कमेटी। बताइए कब हुआ है ये, ठीक है, 0 काल की शुरुआत ये किसकी है, भारतीय संसद की स्वयं की परंपरा है, ठीक है, फ्रॉम द इंडियन पार्लियामेंट ऑन ट्रेडिशन, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और ये कमेंट करके जरूर बताइए 0 आवर है, टाइम पीरियड बताइए इसका, कि 0 ये शून्य काल है, ये किस टाइम को कहते हैं, ठीक है, 12 बजे का टाइम है, 11 बजे का है, 1 बजे का है, ये बताइए आप कमेंट करके, आपको पता होना चाहिए ना, इससे क्वेश्चन बहुत बार पुटअप हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए क्या है, भारतीय संसद की स्वयं की परंपरा से, ठीक है, भारतीय संसद की स्वयं की परंपरा से, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर 23, 75 क्वेश्चन कराने हैं, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मूल एवं अनन्य अधिकारता ओरिजिनल एंड एग्जीक्यूटिव जुडिक्शन में आता है, ठीक है। फर्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगना, ऑप्शन बी है 2 राज्यों के मध्य विवाद, सी है रिट याचिका की सुनवाई, डी है विशेष अनुमति याचिका एसएलपी पर निर्णय, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फॉल्स अंडर द ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्स्ट है सीकिंग एडवाइस फ्रॉम द प्रेसिडेंट, सेकंड ऑप्शन बी है डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट, ऑप्शन सी है हेयरिंग ऑफ रिट पिटिशन, ऑप्शन डी है डिसीजन ऑन द स्पेशल लीव पिटिशन एसएलपी। बताइए क्या हो जाएगा, ओरिजिनल एक्सक्लूसिव jurisdiction, ठीक है, कौन सी अधिकारता में आएगा, 23 आंसर बताइए फटाफट, ठीक है। 2 राज्यों के मध्य विवाद, ठीक है, 2 राज्यों के अगर मध्य विवाद है तो ये क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की मूल एवं अनन्य अधिकारता के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय किसे बोलेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी, ओहो यहाँ भी लिख रहे हैं हम, ठीक है, डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट, ठीक है, डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट, ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, अटक जाते हैं हमेशा उसी क्वेश्चन पे बताते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स इज ट्रू, ठीक है। फर्स्ट है चुनाव आयोग के निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी कंडक्टेड ऑन द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ऑप्शन बी है चुनाव आयोग केवल सलाहकार भूमिका निभाता है, अंतिम निर्णय राष्ट्रपति या राज्यपाल का होता है, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ओनली प्लेस अ एडवाइजरी रोल, द फाइनल डिसीजन इज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ऑप्शन सी है चुनाव आयोग के निर्णय सर्वोच्च हैं और इसमें से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर सुप्रीम एंड कैन नॉट बी इंटरफाइड विथ, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन डी देखेंगे, चुनाव आयोग एक राजनीतिक निकाय है, इसके कार्यों की समीक्षा चुनावी जनादेश से होती है, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन इज अ पॉलिटिकल बॉडी एंड देयरफॉर इट्स एक्शन आर रिव्यूड बाय द इलेक्टोरल मैंडेट, ठीक है। बताइए क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा, ठीक है। सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, ठीक है। क्या होता है इसमें देखेंगे कि चुनाव आयोग केवल सलाहकार भूमिका निभाता है, अंतिम निर्णय जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल का ही होता है, ठीक है। अंतिम जो डिसीजन होगा वो राष्ट्रपति और राज्यपाल का होता है, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ओनली प्लेस एन एडवाइजरी रोल, ठीक है। द फाइनल डिसीजन इज दैट किसका होगा, ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है, केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल का, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अ मिक्स इकोनॉमी मींस, ऑप्शन ए जहां कृषि और उद्योग दोनों में को समान महत्व दिया जाता है, ऑप्शन बी जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, स्पीड बढ़ा लेते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। ऑप्शन सी है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, ऑप्शन डी है जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, मिक्स इकोनॉमी किसे बोलेंगे, ठीक है, किसे बोलेंगे, ठीक है, वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट इन द नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। जहां पे देखेंगे
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों जहाँ पे साथ में काम करते हैं वो होती मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी से राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य है। ठीक है, ऑप्शन ए बैंक से अंतर्राष्ट्रीय जमा राशियों की व्यवस्था करना, ऑप्शन बी सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना, ऑप्शन सी विश्व बैंक की निजी क्षेत्र उधारदाता शाखा के रूप में काम करना, डी है विकासशील देशों के लिए निवेश ऋणों की वित्त व्यवस्था करना। ठीक है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इज, क्या हो जाएगा आप बताइए? 26 का आंसर फटाफट बताइए बच्चे, क्या हो जाएगा? ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना, यानी कि टू असिस्ट मेंबर कंट्रीज इज रिजॉल्विंग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते क्या है। 27 देखो क्या बोल रहा है, भारत में बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण PSL में न्यूनतम लक्ष्य क्या है? ठीक है, ये डेटा संबंधित क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम टारगेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL बाई बैंक्स इन इंडिया? कितना होगा बच्चे? 25% होगा, 30% या 40% या 45%? 27 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? 40%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, छोटे जो क्वेश्चन होता है फटाफट से निपट जाता है। सूची फर्स्ट है मुद्रा ब्याज संबंधित नीति है और सूची सेकंड में प्रभाव, उसके इफेक्ट हैं। ठीक है, सुमिलित करना है और उसके सुमिलित करने के बाद आपको आंसर निकलेगा। मैच द लिस्ट मॉनेटरी इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज है, विथ लिस्ट सेकंड है इफेक्ट्स है उसके। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ते हैं, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, रिडक्शन इन रेपो रेट, इंक्रीज इन CRR, रिडक्शन इन SLR, इंक्रीज इन MSF। ठीक है, रेपो यानी कि आपको बताना उसके क्या इफेक्ट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए फटाफट, अभी देख लेते हैं। ठीक है, रेपो रेट क्या होती है? जिस रेट पर यानी कि जो कमर्शियल बैंक को RBI ऋण देता है जिस रेट पर, उसे रेपो रेट कहते हैं, रेपो दर। ठीक है, और CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, जिसपे क्या होता है, अपनी जमा राशि का, कमर्शियल बैंक को अपनी जमा राशि का कुछ फंड यानी कि RBI के पास रखना पड़ता है। ठीक है, तो वो होता है CRR। ठीक है, और SLR क्या होता है? ठीक है, ये भी आपको पता है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये होता है संवैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, अपने पास अपनी जो जमा राशि का बैंकों को यानी कमर्शियल बैंकों को अपनी जमा राशि का कुछ सेल्फ डिपॉजिट रखना पड़ता है कुछ परसेंटेज में। ठीक है, SLR है। MSF है, MSF होता है जब RBI कमर्शियल बैंक को जिस रेट पर यानी कि रातों रात जो जिस रेट पर यानी कि जो प्रतिभूति जो बॉन्ड होते हैं उनको बेचकर जो पैसा यानी कि जो ऋण देता है, खरीद कर जो ऋण देता है, उसे MSF कहते हैं, मार्जिनल स्टेशनरी फंड। ठीक है, अब इसमें आपको मिलाना है। ठीक है, सिंपल सा अभी बता दिए, बहुत ज्यादा डेफिनेशन बताने का टाइम नहीं, फिर आपको पता है वीडियो 3-4 घंटे का होगा फिर। ठीक है, तो बहुत लंबी क्लास होगी। ठीक है, इसको अगर आप अलग से देखना है तो अलग से हम इसकी क्लास ले लेंगे। ठीक है, अलग से ही क्लास ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, आंसर इसका बताइए सुमेलित करके। ठीक है, मुझे तो सीधा सीधा लग रहा है रेपो दर घटाना यानी कि ऋण की उपलब्धता बढ़ाना। अगर हम रेपो रेट को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि बैंकों के पास ऋण लेने का बहुत ज्यादा, अब रेपो रेट अगर हम किसी को, हम अभी सोच लो कि जैसे हम सिंपल सा लैंग्वेज में बताएंगे। ठीक है, एक तरफ तो यहाँ पे RBI और कमर्शियल बैंक की बात छोड़ देते हैं, अपन नहीं सोचते अगर कोई हमें ऋण कम उस पर ब्याज पे ऋण दे रहा है तो हम ज्यादा ही ऋण लेंगे ना। सेम वही लागू यहाँ पे होता है। रेपो दर घटाना यानी कि ऋण की उपलब्धता बढ़ाना है। ठीक है, और CRR बढ़ाना है तो बाजार में तरलता में कमी। तरलता किसे बोलते हैं? लिक्विडिटी होता है, मनी सप्लाई। ठीक है, अगर हम CRR बढ़ा देंगे तो ठीक है, जब बैंक का जितना डिपोजिट है वो उसे उसे RBI के पास रखना पड़ेगा, कुछ उसका डिपोजिट का परसेंटेज, तो बाजार में क्या होगी? तरलता में कमी आ जाएगी, यानी कि लिक्विडिटी कम हो जाती है। क्या होता है? इंजेक्ट जो होता है, जो सप्लाई इंजेक्ट करते हैं ना, उसको कभी कभी बोलते इंजेक्ट करना होता है। जैसे कि हम
वहाँ पे सप्लाई छोड़ देना है, ठीक, मनी को, तब क्या तरलता बढ़ जाएगी, और जब हम उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो तरलता कम हो जाएगी। तो CRR का काम है बाजार में तरलता की कमी करना, ठीक है। अगर CRR बढ़ रहा है तो मार्केट में मनी सप्लाई की कमी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगर SLR घटा रहे हैं तो मुद्रास्फीति की संभावना, ठीक है। अगर SLR घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगी, मुद्रास्फीति की संभावना ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो बैंक है उनके पास स्वयं का जो डिपॉजिट होगा वो काफी ज्यादा होगा, ठीक है, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे MSF क्या है। MSF दर बढ़ाएंगे तो बैंकों की अल्पकालिक उधारी महंगी करना, ठीक है। जो अल्पकालिक ऋण देते हैं MSF क्या होता है, जो RBI है कमर्शियल बैंकों को, ठीक है, क्या देता है, रातों रात फंड भी दे देता है उसकी प्रतिभूतियां खरीद कर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, बैंकों की अल्पकालिक उधारी महंगी करना है, ठीक है। ये तो चार, ये क्या है देंगे, चारों ही 1 2 3 मैच है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक में अटक जाते बताने में, फिर ठीक है मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ और आ जाती हूँ कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 29, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना। सूची फर्स्ट में अधिनियम है, सूची सेकंड में वर्ष है, ठीक है। आपको बताना मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसमें एक लिस्ट है जो फर्स्ट उसमें एक्ट है, लिस्ट सेकंड में ईयर है, ठीक है। देखते हैं, वन संरक्षण अधिनियम है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। ऑप्शन बी है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। ऑप्शन सी में है एयर प्रिवेंशन एंड एक्ट कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। ऑप्शन डी है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। बताइए क्या हो जाएगा, वन संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। अब आपको बताना है 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए सम्मिलित कर लेते हैं। वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 का है, ठीक है, 1980 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, ठीक है, ये भी सही है। जो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, एयर प्रिवेंशन एंड एक्ट कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये कब का है बच्चे, ये 1981 का ही है। ये तो सीधे सीधे सम्मिलित लग रहा है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, यानी कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये है 1974, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। सीधे सीधे सम्मिलित है और इसको एक बार जरूर देख लीजिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। आपको बताना, याद रखना कि जल पहले आया था, जल का इस तरह से आप याद कर लेना ट्रिक बना के, जल पहले आया था 1974 में ये हो गया, ठीक है। उसके बाद वन लगे, ठीक है, 1980 हो गया। उसके बाद वायु प्रदूषण होने लग गया तो 1981। उसके बाद पर्यावरण को सुरक्षित करना पड़ा 1986, ठीक है। कुछ ट्रैक लगा के इसको कर लेना तो आपको अच्छे से याद रहेगा। और एग्जाम में जो प्रेशर रहता है ना, उससे अगर आपके ऐसे याद होगा तो फटाक से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या बताया था बच्चे आपने, डी, ठीक है, डी हुआ इसका। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन से उपाय जलवायु परिवर्तन के अनुकूल एडेप्टेशन से अधिक संबंधित है, ना कि शमन यानी मिटिगेशन से। देख लेंगे। फर्स्ट है सूखा और सहस्त्र बीजों का उपयोग, यूज ऑफ ड्राफ्ट रेसिडेंट सीड। सेकंड है रूफ टॉप सोलर यूनिट्स का प्रसारण। थर्ड है जल संचयन संरचनाओं का निर्माण। फोर्थ है हरित भवन का निर्माण। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन से उपाय जलवायु परिवर्तन के अनुकूल है, जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल अडेप्ट हो जाएंगे, कौन से उनकी मिटिगेशन के है। देखिए कौन सा जलवायु के परिवर्तन होता है तो उसके साथ साथ वो भी परिवर्तित हो जाते हैं, ये कौन से इफेक्ट होंगे आपको ये बताना। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, देखेंगे सूखा जो सहस्त्र बीजों का प्रयोग है, ये यूज ऑफ ड्रफ रेसिस्टेंट सीड, ये तो हो जाएगा परिवर्तन, ठीक है, ये सही है, ठीक है। इसमें देखिए रूफटॉप सोलर यूनिट, इसका इसमें कोई महत्व नहीं है, ठीक है। जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, ठीक है, ये भी हो जाएगा। लेकिन हरित भवन निर्माण ये तो कोई इसमें नहीं है, ग्रीन है उस पर एक्ट है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स, ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है, ये अपने आप थोड़ी होगा उसके एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर फिर क्या निकलेगा, 1 and 3 ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है बच्चे। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल एक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 फर्स्ट पे। सूची फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता, और सूची सेकंड में उद्देश्य दिए गए, सुमेलित करना है और सुमेलित करने के बाद आपको आंसर निकालना है, ठीक है। आइए देख लेते हैं।
फर्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रामसर कन्वेंशन, प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी एंड रेगुलेशन ऑफ जीएमओस। ऑप्शन डी है नागोया प्रोटोकॉल यानी कि रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, आपको बताना क्या हो जाएगा। नागोया प्रोटोकॉल है रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन, बताइए क्या हो जाएगा। आइए इसे मिला लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल आया है, ये किससे संबंधित था, इसका उद्देश्य था, एम क्या था इसका, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करना। ठीक है, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, ए का हो गया 4। ठीक है, ए का क्या हो गया 4। इस तरह से हम लिखते जाएंगे। रामसर संधि जो था, रामसर कन्वेंशन था, ये रामसर कन्वेंशन सभी जानते हैं किससे संबंधित है, प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि की संरक्षण से। ठीक है, बी का हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल है जैव सुरक्षा एवं जीएमओ नियंत्रण से। ठीक है, जैव सुरक्षा एवं जीएमओ नियंत्रण से। और नागोया प्रोटोकॉल क्या है, ये है नागोया प्रोटोकॉल कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता यानी कि जैविक विविधता से संरक्षण से। ठीक है, तो हो जाएगा 4231 4231। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ए 4231। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से कटौती, रामसर आर्द्रभूमि की रक्षा, कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा व जीएमओ नियंत्रण, नागोया प्रोटोकॉल जैविक विविधता का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की एसआई यानी इकाई वेबर, ठीक है, इसमें बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की एसआई इकाई वेबर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज द एसआई यूनिट वेबर। ठीक है, आपको बताना ऑप्शन है प्रेरक बल, ऑप्शन बी चुंबकीय फ्लक्स, ऑप्शन सी धारिता, ऑप्शन प्रेरकत्व। ठीक है, 32 का आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन बी। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा परावर्तन का अनुप्रयोग नहीं है। ठीक है, कौन सा है जो परावर्तन का अनुप्रयोग नहीं है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, परावर्तक दूरबीन, ऑप्शन बी रियर व्यू मिरर, ऑप्शन सी प्रिज्म स्पेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन डी परवलय दर्पण। आपको बताना है रिफ्लेक्शन टेलीस्कोप, रियर व्यू मिरर, ऑप्शन प्रिज्म स्पेक्ट्रोस्कोप या फिर पारावायोलेट मिरर। ठीक है, आपको बताना कौन सा आंसर हो जाएगा 33 का। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रिज्म स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रिज्म स्पेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और उसके बाद आपको आंसर निकालना है। एक तरफ यौगिक है, एक तरफ प्रतिक्रिया है। ठीक है, एक तरफ कंपाउंड्स हैं, उसके रिएक्शन क्या होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, अल्कोहल, कीटोन, एमाइन, एथेन। ठीक है, इसके किस तरह से आपकी प्रतिक्रिया होगी वो उस तरह से आपको आंसर निकालना। 34 का आंसर निकालिए फटाफट बच्चे, खुद से आंसर निकालिए हमेशा। ठीक है, जिससे आपका माइंड चले, तब आप जाके एग्जाम पे वहां पे जाके एग्जाम हॉल पे बेस्ट दे पाएंगे अपना। ठीक है, ठीक है, एल्कोहल है, एस्ट्री, ये क्या है, एस्ट्रीफिकेशन यानी एस्ट्रीकरण। ठीक है, कीटोन है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है। ठीक है, आयोडोफॉर्म परीक्षण से संबंधित है। और अमाइन है, डाइटोजोइटाइजन से संबंधित है। एथीन है, हाइड्रोजन अभिक्रिया, हाइड्रोजन रिएक्शन। ठीक है, डाइजोटाइजन। ठीक है, डाइजोटाइजन। ठीक है, अमाइन है, डाइजोटाइजन, ये रिएक्शन करेगा। आंसर आपका निकलेगा 1 2 3 4 1 2 3 4। ए ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, ए ऑप्शन होगा। 34 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ए ऑप्शन होगा। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, द सेल्स इज द बॉडी दैट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट into any type of body cells and which of the focus of research for several serious disease are called। ठीक है, आपको बताना है द सेल्स इन द बॉडी दैट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड
डेफिनिएट इनटू कैसे डिफर कर सकते हैं इसको बताना है। शरीर की वो कोशिकाएं जिसमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशेषीकरण की क्षमता हो और जो कई बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं, कौन सी कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। शरीर की वो कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु इन्हें कहते हैं, ठीक है। सिस्टम कौन सी, बड़ कोशिकाएं, रेड कोशिकाएं, मिसेजियल कोशिकाएं, स्टेम कोशिकाएं, ठीक है। ठीक है, कौन सा बताना है, द सेल इन बॉडी द हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट एंड इनटू एनी टाइप ऑफ बॉडी सेल, ठीक है। इनको बोलेंगे स्टेम कोशिकाएं, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, स्टेम कोशिकाएं हो जाएगा, ठीक है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, स्टेम कोशिकाएं हो जाएगा, डी। नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। इन स्टेम कोशिकाएं होती है, इसमें नया अंग बनाने की क्षमता होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36, इंसुलिन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन ए बेटिंग, ऑप्शन बी डोमेक, ऑप्शन डोनाल्ड रॉस, ऑप्शन डी हॉर्वे, ठीक है। वो हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड इंसुलिन, ठीक है। आपको बताना किसने की है, किसने की है, बेंटिंग ने, ठीक है, बेंटिंग ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37, सूची फर्स्ट पादप रोग, सूची सेकंड कारक योग सम्मिलित करना है, नीचे देखो से उसका आंसर निकालना है, ठीक है। मैच लिस्ट प्लांट डिसीज दिए गए, एक तरफ उसके कारक दिए गए हैं, ठीक है, उसको आपको सम्मिलित करना है, फिर उसके बाद आंसर निकालना है, ठीक है। पादप रोग खट्टे नाशक, गन्ने का लाल सड़न रोग, आलू कृषांत रोग, गेहूं का सेहू रोग, ठीक है। ये काफी बार ये क्वेश्चन आया है पीसीएस में, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए खट्टे नाशक रोग है जो सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया, ठीक है। खट्टे नाशक रोग जीवाणु, ठीक है। गन्ने का लाल सड़न रोग है जो रेड रोट ऑफ शुगर कैन, ये है कवक के द्वारा। ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो, आलू का कृषकांत रोग जो ऑक्सीजन की कमी है उसके कारण हो जाता है। गेहूं का सेहू रोग या टुंडू डिसीज ऑफ व्हीट, ये ऐसे ही लिखा था, सेहू रोग नहीं आता है। टुंडू डिसीज ऑफ व्हीट ये होता है सूत्रकृमि से, यानी कि नेमेटोड जो होता है उसके द्वारा होता है, ठीक है। तो फिर इसको हम मिलाएंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ठीक है। खट्टे नाशक, जीवाणु, गन्ने का लाल सड़न रोग, कवक, आलू का कृषकांत रोग, ऑक्सीजन की, गेहूं का सेहू रोग, सूत्रकृमि। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38, फटाफट कर लेते हैं बच्चे। यदि मनुष्य के मस्तिष्क की सेरेबेलम संरचना क्षतिग्रस्त हो जाए तो प्राथमिक रूप से कौन सा कार्य प्रभावित होगा। इफ द सेरेबेलम स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज डैमेज, विच प्राइमरी फंक्शन विल बी अफेक्टेड। आपको बताना फर्स्ट मेमोरी, सेकेंड होगा सेंसरी परसेप्शन, ऑप्शन सी होगा कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, ऑप्शन डी है थिंकिंग एबिलिटी। क्या हो जाएगा अफेक्ट, ठीक है, क्या अफेक्ट होगा, ठीक है, सभी जाएंगे। क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समन्वय और संतुलन। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, समन्वय और संतुलन। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किस रूप में अब हम एक ही में यानी कि हिंदी में पढ़ेंगे, अब इंग्लिश का आपको दिखाएंगे, आप देख लेना है, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, फिर जल्दी से कर लेते हैं। मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किस रूप में परिवहन किया जाता है। ऑप्शन ए प्लाज्मा में घुलकर, ऑप्शन बी व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर, ऑप्शन ए रक्त प्लेट्स के साथ। बताइए 39 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर होता है, ठीक है, बाउंड द हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बाउंड द हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। फर्स्ट है वर्ष 2025-26 के बजट में यूपी के जीएसडीपी में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम रही है। सेकेंड है बजट 2025-26 में कुल इतने करोड़ रुपए की योजना सम्मिलित की गई है। थर्ड में यूपी सरकार ने 18 डाटा सेंटर पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। नीचे देख का उत्तर करना है, आपको सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, 40 का आंसर बताइए फटाफट, ठीक है। वर्ष 2025 बजट में यूपी वृद्धि का राष्ट्रीय औसत से कम रही नहीं, देखिए ज्यादा थी। यूपी सरकार ने 18 जो डेटा सेंटर पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा, ये भी गलत है, ठीक है। ये है बजट 2025 करोड़ योजना सम्मिलित की गई, ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 40 का बी, ठीक है, 40 का बी, केवल 2,
ठीक है, केवल 2 आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, केवल 2 राइट आंसर हो जाएगा। ओहो, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41, फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, फरवरी 2025 संसद में प्रस्तुत आयकर विधेयक 2025 में से क्या नवीन परिवर्तन किया गया? फर्स्ट, टैक्स स्लैब की संख्या को 5 से घटाकर 3 कर दिया है। ऑप्शन बी, कर वर्ष की अवधारणा लाई गई है। ऑप्शन सी, जीएसटी और आयकर को मिलाकर एकीकृत कानून बनाया गया। ऑप्शन डी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी को समाप्त कर नई संस्था बनाई गई है। 41 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हुआ है? ठीक है, कर वर्ष की अवधारणा लाई गई है। क्या हुआ है? कर वर्ष की अवधारणा लाई गई है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ द टैक्स ईयर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर वर्ष की अवधारणा लाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 के कौन से घटक सर्वाधिक वेटेज रखता है? ऑप्शन ए, नवीकरणीय ऊर्जा। ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। ऑप्शन सी, जलवायु नीति। ऑप्शन डी, ऊर्जा उपयोग। ठीक है, क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, क्लाइमेट पॉलिसी है, या फिर एनर्जी यूज है? बताइए क्या CCPI 2025 कौन सा घटक सर्वाधिक वेटेज रखता है? 42 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन सबसे ज्यादा महत्व रखता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, 31 मार्च से 5 अप्रैल 2025 के बीच आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप के पहले चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, विश्व मुक्केबाजी का कप देखेंगे, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, सेकंड है, भारत ने इस प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। थर्ड है, भारत के हितेश गुलेरिया ने 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही आपको बताना है? ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? 43 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? फटाफट करा लेते हैं बच्चे, बहुत टाइम हो रहा है। 43 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। ठीक है, केवल 3 होगा। ठीक है, ना तो ये सही है ना तो ये सही है। ठीक है, ये है भारत के हितेश गुलिया ने 70 kg के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, ये सही है, केवल 3। 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3 कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ व्यक्ति, एक तरफ पर्सन है, दूसरी तरफ उनकी पोजीशन है, पद है। ठीक है, फर्स्ट है ज्ञानेश कुमार, बी नारायण, संजय मल्होत्रा, राजीव कृष्ण। कौन कौन है आइए मिला लेते हैं। ठीक है, आइए मिला लेते हैं। ठीक है, ज्ञानेश कुमार है, ये है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, और बी नारायण है इसरो के अध्यक्ष। ठीक है, संजय मल्होत्रा हैं, ये है RBI के गवर्नर। ठीक है, और राजीव कृष्ण है, ये उत्तर प्रदेश DSP है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के DGP हैं, सॉरी DSP करें, DGP है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2134 ए आ जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा 44 का। 44 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ए राइट आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानेश कुमार क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, बी नारायण है इसरो के अध्यक्ष है, संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर है, और राजीव कृष्ण है उत्तर प्रदेश DGP है। ऐसे लेंगे क्वेश्चन नंबर 45 है, वक्फ संशोधन। ठीक है, अकॉर्डिंग द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वक्फ प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको बताना है। फर्स्ट है, अब मौखिक रूप से वक्फ की घोषणा वैध मानी जाती है यदि वह मुतवल्ली द्वारा सार्वजनिक रूप से की जाए। ठीक है, अब बरबर oral declaration of waqf is now considered valid is made publicly by the मुतवल्ली नहीं होती, मुताबिक होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, सेकंड है, संशोधन के अनुसार अब उपयोग के आधार पर किसी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जाता। ठीक है, एज पर द अमेंडमेंट अ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वक्फ merely बेस्ड ऑन इट्स यूजेस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बड़ा है। थर्ड है, वक्फ अल औलाद के अंतर्गत केवल संतान को ही लाभार्थी माना जा सकता है, महिलाओं को अनाथों को नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फोर्थ है, अब वक्फ बोर्ड की प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक होना अनिवार्य है। फिर में से कौन से कथन सही होंगे आपको बताना है वक्फ के अकॉर्डिंग। ठीक है, वक्फ काफी इसमें संशोधन अमेंडमेंट आया था और काफी चर्चा में भी रहा था, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए बच्चे, सोच समझ के बताइए। ठीक है, सोच समझ के बताइए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं।
अब मौखिक रूप से वक्फ की घोषणा वैध मानी जाती है यदि वह मुतवल्ली द्वारा सार्वजनिक रूप से किया जाए। ठीक है, ठीक है, ये तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे संशोधन, क्या पूछना था इसमें, एक मिनट, पूछा क्या गया है, कौन से कथन सही है। ठीक है, सेकंड है संशोधन के अनुसार अब उपयोग के आधार पर किसी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। एज अ पर अमेंडमेंट अ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वक्फ मेयरली बेस्ड ऑन इट्स यूजेस। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, 2 सही है। वहीं पे देख लेते हैं वक्फ औलाद अल औलाद, यानी कि अंतर्गत केवल संतान को ही वक्फ अल औलाद ओनली डिसिडेंट कैन बी बेनिफिशरीज वुमेन एंड ऑर्फन्स आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। ओहो, पेन हमारा भी ये पता नहीं क्यों बार बार बंद हो रहा है। नेक्स्ट है अब वक्फ बोर्ड की प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक होना अनिवार्य कर दिया, ये भी सही है। ठीक है, तो 2 और 4 सही है, कथन सही बताना था, ए आंसर राइट हो जाए। केवल 2 और 4 सही है। ठीक है, केवल 2 और 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। भारत सरकार द्वारा एक मिनट बच्चे पानी पियेंगे थोड़ा। ठीक है, काफी टाइम हो गया, आज बहुत लंबी क्लास हो गई। ठीक है, अब एक ही मीडियम में पढ़ाएंगे और बाकी एक दिखाते जाएंगे आपको जो भी अच्छा लगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है भारत सरकार द्वारा जातिगत गणना की अनुमति दिए जाने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, लंबे लंबे तो एक तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी है। फर्स्ट है जातिगत आंकड़े प्राप्त होने से संविधान के अनुच्छेद 38 फर्स्ट के तहत समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में सटीक हस्तक्षेप संभव होगा। सेकंड है अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा और संवैधानिक वैधता प्रदान करेगा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में है जातिगत गणना सामाजिक न्याय के लिए डेटा आधारित नीतियों की नींव बनती है, लेकिन इससे संविधान के अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार का संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। और फोर्थ में है जनगणना प्रक्रिया भारत की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों के जातिगत आंकड़े संग्रहित करने का समान अधिकार है। देखिए आंसर आपने पकड़ लिया होगा। ठीक है, नीचे देखिए उठ के सही उत्तर चुनना है। आपको बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द परमिशन ग्रांटेड बाय द गवर्नर ऑफ इंडिया फॉर कंडक्टिंग अ कास्ट बेस्ड सेंसस। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट है यार, अवेलेबिलिटी ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस डाटा वुड अलाउ फॉर प्रेसाइज इंटरवेंशन टू इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एज अंडर आर्टिकल कितना होगा 38 के। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 46 का, नीचे देख कूद के सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, 46 का आंसर बताइए फटाफट बच्ची, क्या हो जाएगा। ठीक है, जातिगत आंकड़े ये आर्टिकल 38 के तहत समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में सटीक हस्तक्षेप संभव होगा। ठीक है, सेकंड है यह अनुच्छेद 46 के तहत जाति और पिछड़े की शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये भी सही है। इसमें दिया गया है कि जातिगत जो गणना होगी उससे आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल का वायलेशन होगा, ये गलत है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्यों होगा वायलेशन? ठीक है, क्योंकि यहाँ रिजर्वेशन की बात तो नहीं हो रही ना, जब रिजर्वेशन देंगे तब यहाँ पे आके वायलेशन होगा। आर्टिकल 14 यानी कि आर्टिकल समानता का अधिकार का उल्लंघन तब होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 है जनगणना प्रक्रिया भारत की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए केंद्र राज्य दोनों को जातिगत आंकड़े संग्रहित करने का समान अधिकार है। ठीक है, कहाँ समवर्ती सूची का विषय है जनगणना। ठीक है, जनगणना सेंट्रल लिस्ट का विषय है। ठीक है, संघ का विषय है। ठीक है, सेंटर का विषय है। ठीक है, ये तो फोर्थ गलत हो गया। ठीक है, फोर्थ तो गलत हो गया, कई बार आपको पता भी होगा, ये संघ का विषय है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है सेंट्रल सब्जेक्ट है, नॉट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में तो दोनों ही राज्य और केंद्र दोनों ही इसके पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए समवर्ती सूची का विषय नहीं है ये। तो हम देखेंगे जहाँ पे 4 नहीं है, अगर एलिमिनेशन प्रोसेस लगाएंगे देखते निकलता कि नहीं। ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ऑप्शन बी। और थर्ड था वो भी गलत है, तो ये भी कट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए निकल जाएगा। एलिमिनेशन प्रोसेस हम यहाँ पे काम कर गई। ठीक है, एलिमिनेशन प्रोसेस थी जो यहाँ पे काम कर गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 46 का आंसर। 46 का आंसर निकल रहा है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही होंगे। ठीक है, 1 और 2 सही होंगे। नेक्स्ट चलिए, अच्छा लंबे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, कोशिश तो हम बहुत जल्दी कर रहे हैं कि आपका जल्दी से समय आपका बर्बाद ना हो। और फिर यहाँ समय बर्बाद कहाँ हो रहा है, आपका तो रिवीजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, सूची फर्स्ट उपग्रह संगठन को सूची सेकंड उनकी विशेषता या उद्देश्य से सम्मिलित करना और नीचे दिए गए जितने कूट हैं उनको मिला के फिर आपको आंसर निकालना है। ठीक है, स्कॉट है जो दिगंत तारा या पिक्सल
फायर फ्लाई है, लियो लैब संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ये नॉर्थुप ग्रुमम संयुक्त राज्य अमेरिका। ये है उपग्रह के नाम दिए हैं भाई, ठीक है, अजीब से नाम होते हैं इनके, और इनके क्या फीचर्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको आपको मिलाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स क्या हैं ये आपको मिलाना है। 47 का आंसर बताइए बच्चे, क्या हो जाएगा? ठीक है, स्कॉट दिगंतारा ये अंतरिक्ष मलबा ट्रैकिंग है, उपग्रह है, ठीक है, क्या है? सैटेलाइट है कौन सी? अंतरिक्ष मलबा ट्रैकिंग। पिक्सल फायरफ्लाई है, हाइपर स्पेक्ट्रम इमेजिंग और पर्यावरण निगरानी के लिए, ठीक है। लियो लैब्स है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ग्राउंड रडार से 2 सेंटीमीटर मलबा ट्रैक क्षमता इसमें है। और वहीं देखेंगे नॉर्थुप ग्रूममैन, ठीक है, ग्रूममैन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी है सैन्य उपयोग हेतु ये SBSS और GSSAP अंतरिक्ष यान है, ठीक है। तो ये फिर चारों ही सुमेलित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ठीक है, आंसर हो जाएगा 47। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, खींचन रामसर स्थल थार वनस्थल में स्थित है और प्रवासी पक्षियों के लिए आवास प्रदान करता है। सेकंड है, मैनार स्थल सामुदायिक संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और इसे बर्ड विलेज कहा जाता है। थर्ड है, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 2025 तक रामसर स्थलों की संख्या कितनी थी? 20 और 10। और फोर्थ है, भारत रामसर साइट्स की कुल संख्या में एशिया में 3रे स्थान पर है। अब आपको क्या बताना है, इसमें आपको सही कथन बताने हैं क्या होंगे, ठीक है, सही कथन क्या होंगे, ठीक है। एक मिनट इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, खींचन रामसर साइट इज लोकेटेड इन द थार डेजर्ट एंड प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। सेकंड है, मैनार साइट इज नॉन एज फॉर कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन एंड इज रेफर्ड टू एज द बर्ड विलेज, ठीक है, बर्ड विलेज। थर्ड है, एज ए 2025 द नंबर ऑफ रामसर साइट इन तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश इज 20 and 10 रेस्पेक्टिवली। फोर्थ है, इंडिया रैंक्स, देखेंगे इंडिया रैंक्स थर्ड इज एशिया इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ रामसर साइट्स, ठीक है। इसमें देखेंगे कौन से स्टेटमेंट सही हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। खींचन रामसर स्थल ये थार वनस्थल में स्थित है और प्रवासी पक्षियों की जो आवास प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। खींचन फलोदी जो अभी दिया गया है रामसर साइट, ये उदयपुर के हैं और ये कहाँ पे? राजस्थान है। थार ये कुछ इसका एरिया कहाँ पड़ता है? ये थार डेजर्ट का, ठीक है, तो ये सही है। सेकंड है, मैनार स्थल सामुद्रिक संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, इसे बर्ड विलेज कहा जाता है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, इसे बर्ड विलेज का ये भी सही है। और तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में ये भी सही है। तमिलनाडु में टोटल रामसर साइट देखेंगे तो 20 हैं, ठीक है, और वहीं हम देखेंगे तमिलनाडु में कितने हैं? 20 हैं। एक मिनट बच्चे, वहीं हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में 10 हैं। सेकंड रैंक पे कौन सा है? हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन फोर्थ में बताया भारत रामसर साइट की कुल संख्या में एशिया में 3रे स्थान पर, ये गलत है, ठीक है। रामसर स्थल पहले तो हम बता दें आपको कितने हो गए अभी तक हम बताएं, अभी तक के डेटा में, लेटेस्ट डेटा में हो, ये पेन भी क्या गलती कर रहा है यार, ठीक है, कितने हो गए? 91 हो गए, ठीक है, 91, ठीक है। अभी देख रहे हैं बच्चे, 1 मिनट 2 मिनट, जब भी हम पेन चलाते हैं इसको पता नहीं क्या ही पड़ी रहती है, देखो, ठीक है, 91 है रामसर साइट हो गई है, देखिए अभी तक वेटलैंड से जितनी है रामसर साइट्स हैं कितनी है? 91 हो गई हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया के रैंक की, भारत एशिया में प्रथम है, ना कि इसमें 3रे पे है, कितना? फर्स्ट रैंक पे है। एशिया में बात करें तो ये प्रथम है, ठीक है, एशिया में फर्स्ट रैंक पर है। और वहीं बात करें विश्व में 3रे स्थान पर, अगर विश्व में 3रे स्थान पर है, यहाँ पे वर्ल्ड की बात होगी, विश्व की, तब ये 3रे स्थान पर है, ठीक है, तब ये 3रे स्थान पर हो जाएगा। अब आप लोग पूछेंगे तो फर्स्ट स्थान पर क्या है? फर्स्ट स्थान पर देखिए यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। सेकंड पे उत्तरी आयरलैंड है, ठीक है, उत्तरी आयरलैंड है, आयरलैंड, ठीक है, उत्तरी आयरलैंड है। और उसके बाद हम स्थान आता है भारत का, ठीक है, थर्ड पर, ठीक है, थर्ड पर भारत है, याद रखिएगा, इसलिए हमने बता दिया, पूछा जाता है कि जहाँ पे हम बता रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी हम उस क्वेश्चन पर रुक रहे हैं और इतना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं पड़ी है इतना सब करने की, ठीक है। कितने? 91 रामसर साइट है। और अगर भारत का स्थान करें एशिया में तो प्रथम है, अगर वर्ल्ड की बात करें तो थर्ड पर पोजीशन पर है, यूके फर्स्ट है, आयरलैंड सेकंड पे है, यानी कि उत्तरी आयरलैंड सेकंड पोजीशन पर है। और अगर राज्य में बात करें तो राज्य में तमिलनाडु रामसर साइट में फर्स्ट पर है और उत्तर प्रदेश सेकंड पर है, ठीक है। अब चलते हैं आंसर के, आंसर तो निकालें हम पहले उसको, तो 1 2 3 सही हैं, यानी कि ऑप्शन
ये फोर्थ गलत हो गया था, ठीक है। तो हम एलिमिनेशन प्रोसेस देख लेते कितना कारगर होता है, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, तो ये तो इसमें एक नहीं है, तो एक तो सही था, तो 1 2 3 सही हो जाएगा, 1 2 1 3 1 2 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 1 2 3, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49। अब देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 49 है भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र फरवरी 2025 में कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। वेयर द 32nd सेशन ऑफ द इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस हेल्ड इन फरवरी 2025, कहाँ पे किया गया ये, 49 का आंसर बताइए, कहाँ किया गया, नोएडा में, ठीक है। अधिकांश इंसान कुशीनगर लगाएंगे, ठीक है, ये नहीं है, कहाँ, नोएडा में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस पुस्तक को प्रदान किया गया, ठीक है। विच बुक वाज अवार्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। फर्स्ट है टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री, सेकंड है ऑप्शन बी हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक, ऑप्शन सी गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय, ऑप्शन डी द मिरर एंड लाइट हिलेरी मेंटल। 50 का आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा, हार्ट ऑफ लैम्प बानू मुश्ताक को, ठीक है। हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक को दिया गया है ये कि बुकर पुरस्कार 2025 किस पुस्तक को मिला, हार्ट लैम्प, और मिला किनको, बानू मुश्ताक को, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था, ठीक है। विच इंस्क्रिप्शन रिवील्स द स्कंदगुप्त डिफीटेड द हुन्स, ठीक है। फर्स्ट है भीतरी स्तंभलेख, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में इलाहाबाद स्तंभलेख, ऑप्शन सी मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन डी उदयगिरी अभिलेख। किसमें किया गया है, ठीक है। इधर तो बच्चों को रटा हुआ है भीतरी स्तंभलेख, कौन सा है, भीतरी स्तंभलेख, यानी कि भीतरी प्लस इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन ए। 51 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भीतरी स्तंभलेख। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है वैदिक काल के दौरान वर्ण व्यवस्था और कर्म सिद्धांत के मध्य क्या वैचारिक संबंध था। फर्स्ट ऑप्शन है वर्ण जन्म पर आधारित था, कर्म से कोई संबंध नहीं था। ऑप्शन बी कर्म के आधार पर वर्ण तय होता था, यह गीता में वर्णित है। ऑप्शन सी में कर्म और गुणों के आधार पर वर्ण व्यवस्था को मान्यता मिली थी, और डी है वर्ण और कर्म पूरी तरह से असंबंधित थे, ठीक है। 52 का आंसर बताइए बच्चे क्या हो जाएगा, 52 का आंसर बताइए बच्चे क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी होगा कर्म और गुणों के आधार पर वर्ण व्यवस्था को मान्यता मिली थी, ठीक है। कर्म और गुणों के आधार पर वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी गई थी, ठीक है। अगर बच्चे आपको लगे कि लंबी क्लास है, आप 2 पार्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब हमारा तो मजबूरी है, हमको कराना ही है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन से छूटा और आपका वो पार्ट रिवीजन नहीं हुआ तो आप तो हमें ही कहेंगे ना मैम ने ये क्वेश्चन नहीं कराया, ठीक है। 52 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, कर्म और गुणों के आधार पर वर्ण व्यवस्था को मान्यता मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स इज फेमस फॉर द त्रिमूर्ति स्कल्पचर, ठीक है। कौन सी होगी, त्रिमूर्ति स्कल्पचर, ठीक है। देखो अब शब्द भी नहीं निकल रहे, थकावट बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी भाजा, ऑप्शन सी एलिफेंटा, ऑप्शन डी एलोरा स्कल्पचर, हाँ ठीक है। देखो अब निकला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, सभी जानते हैं कौन सी है, कौन सी है, एलिफेंटा, ठीक है। एलिफेंटा है जो त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, ठीक है। एलोरा मत कर देना, एलिफेंटा है, ठीक है। एलिफेंटा है, 53 का आंसर हो जाएगा सी, एलिफेंटा केव्स, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54। पहले तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए कन्याकुमारी में, ऑप्शन बी गंगे कोंडचोलपुरम में, ऑप्शन सी पोहाय में, ऑप्शन डी मदुरै में। 54 का आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा, मदुरै में किया गया था, ठीक है। मदुरै में किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। फटाफट अगर छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको जल्दी से कर लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन 55 मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम होगा। ऑप्शन ए परगना सरगना सूबा, ऑप्शन बी सरगना परगना सूबा, ऑप्शन सी सूबा पर सरकार परगना, सरकार को सरगना कह रहे हैं। ऑप्शन ए परगना सरकार सूबा, ऑप्शन बी सरकार परगना सूबा, ऑप्शन सी सूबा सरकार परगना, ऑप्शन डी परगना सूबा सरकार। 55 का आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा, ठीक है। पहले पे क्या है, परगना, फिर आएगा सरकार, फिर सूबा आएगा, परगना आएगा, फिर सरकार आएगा, फिर सूबा आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पहले परगना फिर सरकार फिर सूबा। जैसे अभी सूबा में क्या हमारा प्रांत है, उत्तर प्रदेश से सूबा ही है, ठीक है, एक सूबा है। 55 में ए होगा, परगना सरकार सूबा, ठीक है। यहाँ पे भी हम कर देते हैं। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55 हो गया 56। क्वेश्चन नंबर 56 है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। फर्स्ट, इस देशी शिल्पकारों इसने
देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया है। सेकंड है स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, और डी ना तो एक ना ही दो। बताइए 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 56, ठीक है, क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएंगे सही इसके, ठीक है, दोनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही आंसर सही है इसके, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना, नीचे से गुण से सही उत्तर चुनना। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। फुतुहात आलमगीरी है, फुतुहात आलमगीरी है, माशर आलमगीरी है, आलमगीरनामा मुंतखब उल लुबाब है, ठीक है। आपको बताना है, इनको सुमेलित करना है, फिर आंसर निकालना है, ठीक है। एक का फुतुहात आलमगीरी होगा, ठीक है, फुतुहात आलमगीरी होगा, ये है ईश्वरदास नागर की, ठीक है, ईश्वरदास नागर की है। और वहीं देखेंगे मासीर ए आलमगीरी है, ये साकी मुस्ताद खान की है, ठीक है। और आलमगीर नामा है, ये है मुहंदम काजिम की है, मोहम्मद काजिम की है। मुंतब उल लुबाब है खाफी खाकी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ठीक है। ऑप्शन 57 का सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे, ठीक है, कौन से थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी आसफ अली, ऑप्शन डी भूलाबाई देसाई, ठीक है। कौन से थे? 58 का आंसर बताइए, कौन से थे बच्चे? भूलाबाई देसाई, ठीक है, भूलाबाई देसाई, सभी जानते हैं, ठीक है, ये आंसर को भूलाबाई देसाई थे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे INA मुकदमे के वकील। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 59। यदि 1857 के विद्रोह न हुआ होता तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्या पड़ता? ऑप्शन ए राष्ट्र की भावना का बीज बोया नहीं जाता, ऑप्शन बी ब्रिटिश शासन अधिक उदार होता और संवैधानिक सुधार जल्दी मिलते, ऑप्शन सी अंग्रेजों को प्रशासनिक सुधार की जरूरत न पड़ती इसलिए भारतीय सिविल सेवाओं में भारतीयों को प्रवेश न मिलता, ऑप्शन सी समाज सुधार आंदोलन को स्वतंत्र पहचान न मिलती। क्या होता है इसमें बताइए, क्या होता अगर क्या नहीं होता? इफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड नॉट अकर्ड व्हाट वुड हैव बीन इज इम्पैक्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। क्या होता है इसकी डायरेक्शन, ठीक, क्या होता है? राष्ट्रीय की भावना के बीच नहीं बोता, ठीक है, राष्ट्रीय की भावना का बीज बोया नहीं जाता, ठीक है। द सेकेंड ऑफ नेशनलिज्म वुड नॉट हैव बीन सोन, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रीयता की भावना का बीज है वो नहीं बोया जाता, बोल दिया था उसने, ठीक है, 1857 में, ठीक है, फर्स्ट रिवोल्ट था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, 19वीं शताब्दी में भारत में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की सीमाओं को आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए, ये आंदोलन मुख्यतः समाज के उच्च वर्गों तक सीमित रहे और महिला मुद्दों पर एक रूप नहीं थे, ऑप्शन बी, इन आंदोलनों ने जाति और धर्म को पूर्णतः नकारते हुए आधुनिकता को स्थापित किया, ऑप्शन सी, ये आंदोलन मुस्लिम समाज तक नहीं पहुंचे इसलिए वे अप्रासंगिक थे, ऑप्शन डी, इनका कोई दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम से इनका कोई संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या बताना है आपको, बताइए क्या सही होगा? ये आंदोलन मुख्यतः समाज के उच्च वर्गों तक सीमित रहे और महिला मुद्दों पर एक रूप नहीं थे, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीज मूवमेंट्स वर मोस्टली लिमिटेड टू अपर क्लासेस ऑफ सोसाइटी एंड क्या होता है, एंड लैक ऑफ कंसिस्टेंट अप्रोच टुवर्ड वुमेन्स इश्यूज, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 60 हो गया, 61 पे चलेंगे। 61 हम देखते हैं 61। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। नौपरिवहन, नेविगेशन और मत्स्य ग्रहण, फिशिंग में ज्वार भाटा टाइड्स अत्यंत सहायक होते हैं। सेकंड में उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह या हार्बर में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। थर्ड, ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन सिल्टेशन रोकता है। और फोर्थ, कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारी बंदरगाह टाइडल पोर्ट्स हैं। इनमें से कौन से कथन सही आपको बताना है? टाइड्स एंड एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन नेविगेशन एंड फिशिंग। हाई टाइड्स enable larger vessel of safety enter of leave a harbor. Tides prevent siltation in harbor. Kandla and Diamond Harbor are tidal port. आपको बताना which of the statement are correct. 61 या 61 का आंसर बताइए। ये चारों ही सही हैं, ठीक है, ये चारों ही सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन
डी राइट आंसर हो जाएगा, चारों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 पे। यदि आप कावेरी गोदावरी कृष्णा नदियों के संगम का क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर लगाएं तो सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन ए कावेरी कृष्णा गोदावरी, ऑप्शन बी गोदावरी कावेरी कृष्णा, ऑप्शन सी कृष्णा गोदावरी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी कृष्णा कावेरी। 62 का आंसर बताइए। इन्होंने गलत लगाया, पश्चिम से पूर्व नहीं लगाना है, पश्चिम से पूर्व नहीं लगाना है, उत्तर से दक्षिण लगाना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण लगाना है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ लगाना है। बताइए कौन सा हो जाएगा? 62 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगी गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, सभी जानते हैं। पहले गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, डी ऑप्शन हो जाएगा। 62 का आंसर डी हो जाएगा, गोदावरी कृष्णा फिर कावेरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। इनमें से कौन से कथन गलत हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए दिल्ली से गुजरात तक विस्तृत है, ऑप्शन बी है प्राचीन क्रेटोनिक प्लेट्स के विघटन से बना है, ऑप्शन सी है आज भी हिमालय की तरह ऊंचाई में बढ़ रही है, ऑप्शन डी है भूगर्भीय रूप से मृत जियोलॉजिकली डेड पहाड़ियां हैं। ठीक है, 63 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? यह आज भी हिमालय की तरह ऊंचाई में बढ़ रही है, गलत है, ये नहीं बढ़ रही, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण रहेगी और एक दिन ऐसा आएगा ये भी नहीं रहेगा। ठीक है, दे आर स्टिल इंक्रीजिंग इन द हाइट लाइक द हिमालयास नॉट। ठीक है, बिल्कुल नहीं, नावा। ठीक है, अरावली पर्वतमाला में कौन सा गलत होगा? जिसमें बताइए कि ऊंचाई बढ़ रही है, नहीं भाई ऊंचाई नहीं बढ़ रही। 63 का आंसर क्या है? सी है। नेक्स्ट चलेंगे 64 पे चलते हैं। 64 देखते हैं क्या पूछ रहा है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को अस्वीकार करने के वैज्ञानिक कारणों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट साइंटिफिक रीजन फॉर द रिजेक्शन ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, थ्योरी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए ये प्लेटों की गति की इधर स्पष्ट नहीं करती, ऑप्शन बी है महासागरों के गठन का कारण नहीं बताती, ऑप्शन सी है समुद्र पर्वतों की व्याख्या नहीं करती, ऑप्शन डी है पर्वतों को चलाने वाली ऊर्जा का स्रोत नहीं बताती। 64 का आंसर बताइए बच्चे क्या हो जाएगा? कि यह प्लेटों को जो चलाने वाली ऊर्जा का स्रोत नहीं बता पाती है। ठीक है, 64 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट ड्राइव्स प्लेट मूवमेंट। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65। 65 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समेत करना है और सूची दिए गए उत्तर निकालना है। एक तरफ महासागरीय गर्त है, एक तरफ स्थान है, एक तरफ ओशनिक ट्रेंच है, एक तरफ लोकेशन है, आपको निकालना है कहाँ पे कौन है। ठीक है, निकाल लेते हैं, ये जल्दी फटाफट निकाल लेते हैं। 65 का आंसर देखते हैं क्या निकलेगा। ठीक है, एल्यूशन है उत्तर प्रशांत महासागर में। ठीक है, उत्तर प्रशांत महासागर में एल्यूशन। ठीक है, और करमेड है दक्षिण प्रशांत महासागर में, करमेडेक है दक्षिण प्रशांत महासागर में। सुंडा तो सभी जानते हैं, सुंडा हो जाएगी हिंद प्रशांत, ये तो सभी जानते हैं हिंद महासागर में, लेकिन इंडियन ओशन में। और दक्षिण सैंडविच है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। ठीक है, एल्यूशन है नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, करमेक है साउथ पैसिफिक ओशन में, सुंडा है इंडियन ओशन में, और दक्षिण सैंडविच है जो साउथ सैंडविच है साउथ अटलांटिक ओशन में। ठीक है, तो आंसर क्या निकलेगा अपना? 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 बी राइट आंसर होगा। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। 65 का आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश द्वितीयक जल आवृत्ति डबल लैंडलॉक, द्वितीयक जल आवृत्ति नहीं, आवृत डबल लैंडलॉक है। ठीक है, यानी कि एक तो होता है कि लैंड जिसकी कोस्टल कोई लाइन ना हो वो लैंडलॉक हो जाएगा। एक ये है कि जो या तो कोस्टल तो लैंड लाइन है नहीं, और दूसरा है चारों तरफ से अन्य कंट्रियों से घिरा हो। ठीक है, वो डबल लैंडलॉक हो जाएगा। ऑप्शन ए है लग्जमबर्ग, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी आर्मेनिया, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। 66 का आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान होगा डबल लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 66 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 है, देखते हैं क्या है पूछ रहा है इसमें। निम्नलिखित में से 1 मिनट का बच्चे ब्रेक लेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन? 67 निम्नलिखित में से कौन से स्थल भूमध्य रेखा के निकट होते हुए भी आर्द्र ह्यूमिड जलवायु में नहीं आते हैं? ठीक है, फर्स्ट है नाइजीरियाई संबारा, ऑप्शन 2 में दिया पेरू तटवर्ती क्षेत्र, थर्ड है इंडोनेशिया, फोर्थ है कोलंबिया। आपको उत्तर चुनना है कौन से
जो भूमध्य रेखा के निकट होने के बाद ह्यूमिड जलवायु के अंतर्गत नहीं आते। 67 का आंसर बताइए बच्चे क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? नाइजीरिया जो सवाना है ये आता है, इंडोनेशिया भी आता है, कोलंबिया भी आता है, लेकिन पेरू जो तटवर्ती क्षेत्र है ये नहीं आता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, ओनली 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 68 पर, देखते क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? क्या सही आपको बताना। फर्स्ट है ऑप्शन ए है राजभाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। ऑप्शन बी नेपाली भाषा संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित है। इसमें डी ऑप्शन, इसमें 3 गलत होंगे, एक सही होगा, एक बताना आपको क्या सही है। सी है हिंदी जो है, ऑप्शन सी हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची के अनुसार वर्तमान भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 24 है। बताइए क्या क्या गलत है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लैंग्वेज mentioned in the Indian Constitution is correct? A state and complete linguistic minorities to choose their mother tongue language as the medium of instruction to primary schools. ठीक है, सेकेंड है द नेपाली लैंग्वेज इंक्लूडिंग द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी है हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी है एज पर द इंग्लिश शेड्यूल द नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन इंडिया इन करेंटली 24। ठीक है, बिल्कुल गलत है। 24 कहाँ है? 22 है, ये तो गलत ही हो गया। ठीक है, 22 है ना, 22 कहाँ से हो गई? ठीक है, ये गलत है। अभी ये दिया हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, इसी पर तो विवाद नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है। ये राजभाषा या अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम से उसे मातृभाषा चुनने की बाध्य कर सकता नहीं है। ठीक है, ओनली कौन सा सही है? नेपाल भाषा जो संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित है। 8वीं सूची में क्या है? नेपाल की भाषा संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित है, ये सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 का आंसर होगा बी, नेपाली भाषा संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69, फटाफट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेदों को सूचीबद्ध करें और सही सम्मिलित करें। सूची फर्स्ट है संवैधानिक विषय है, एक तरफ अनुच्छेद है। ठीक है, एक तरफ आपके कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट है, दूसरी तरफ आपके आर्टिकल्स दिए गए हैं। फर्स्ट है राज्यों में विधायिका का गठन। ऑप्शन बी है विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। ऑप्शन सी है सदस्यों के वेतन भत्ते। ऑप्शन डी धन विधेयक या मनी बिल की परिभाषा। ठीक है, बताइए इसमें आपको सम्मिलित करना है, देन उसके बाद आंसर निकलेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। एक है राज्य में विधायिका का गठन है, ये होता है अनुच्छेद 168। ठीक है, राज्य की बात हो रही है, स्टेट की बात हो रही है, यहाँ सेंटर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, और विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष राज्यों में ये होंगे आर्टिकल 178 के तहत। ठीक है, 178 के तहत होंगे। सदस्यों के वेतन भत्ते की बात करी जाए तो ये हो गए आर्टिकल 195 में राज्यों के। और धन विधेयक की बात करी जाए, धन विधेयक की बात करी जाए तो ये होगा आर्टिकल 199 में। लेकिन आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम 199 नहीं है, धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा अगर बात करी जाए ये तो 110 में है। ठीक है, आप लोग ये कहेंगे ये 110 में, तो आपको बता दें कि 110 में केंद्र के मनी बिल की बात हो रही है, सेंटर की मनी बिल की बात हो रही है। लेकिन अगर स्टेट की मनी बिल की बात हो, राज्य की विधानसभा की मनी बिल की बात हो तो वो 199 में है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम गलत बता रही है। ठीक है, यहाँ सेंटर और स्टेट की बात है। यहाँ सेंटर का अगर मनी बिल की परिभाषा है तो 110 में है, और स्टेट की अगर मनी बिल की परिभाषा है तो 199 में है। ठीक है, अब आइए मिला लेते हैं, क्या हो जाएगा 4132। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। 69 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बी हो जाएगा। हाँ, 1 का होगा 4, बी का फर्स्ट, सी का 3, डी का फर्स्ट। 69 का होगा बी। ठीक है, ठीक है, राज्यों में जो विधायिका का गठन है वो आर्टिकल 168 के तहत है। विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का आर्टिकल 178 में है। सदस्यों के वेतन भत्ते की बात करी जाए, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स की बात करी जाए तो ये आर्टिकल 195 में है। और मनी बिल की बात करी जाए स्टेट की तो ठीक है, यहाँ पे बात कौन सी हो रही है? स्टेट यानी कि राज्यों की। ठीक है, तो 199 में है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 70, बस 4-5 क्वेश्चन और बकाया, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, यदि राज्यपाल अपने विवेकाधीन अधिकार से विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो निम्न में से कौन सी स्थिति संभवतः उत्पन्न हो सकती है? ठीक है, इफ अ गवर्नर यूजिंग discretionary power reserve a bill in the consideration of the president, which of the following situation is most likely to occur?
ठीक है। फर्स्ट है राष्ट्रपति को विधेयक स्वीकृत करना अनिवार्य होता है, द प्रेसिडेंट इज बाउंडेड टू अप्रूव द बिल। ठीक है। सेकंड ऑप्शन बी है, उस विधेयक को फिर से स्वयं स्वीकृत कर सकता है। ठीक है। द गवर्नर कैन लेटर अप्रूव द बिल हिमसेल्फ। ठीक है। ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रख सकता है। ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन कीप द बिल पेंडिंग इंडेफिनिटली टाइम तक। ठीक है। ऑप्शन डी है, राज्य विधानसभा राष्ट्रपति के निर्णय को पलट सकती है, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन ओवरराइड द प्रेसिडेंट्स डिसीजन। ठीक है। आप बताइए इसमें से क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है। 70 का आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रख सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रख सकता है। ठीक है। क्या हो जाएगा, द प्रेसिडेंट कैन कीप द बिल पेंडिंग इंडेफिनिट टाइम तक। ठीक है। ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। फटाफट करते हैं, काफी लंबा वीडियो हो गया क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज में हम आप लोगों को करते रहे। ठीक है। 70 का आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए सही उत्तर चुनना है। सूची फर्स्ट एक तरफ है, एक तरफ आपको दी है संविधान सभा समिति दी गई है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी है, दूसरी तरफ अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन है। ठीक है। कौन समिति से कौन जुड़े हुए थे, ये तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है। देख लेते हैं कुछ में कौन था। ठीक है। संविधान समिति एक तरफ अध्यक्ष है, मूल अधिकार समिति है, कार्य संचालन समिति, संघ समिति है, प्रारूप समिति। सबसे पहले क्या आता है, प्रारूप समिति आती है, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की कौन से थे, बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है। सबसे पहले मिला लेते हैं। ठीक है। ए का क्या हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो गया। ठीक है। वहीं देखेंगे अगर हम कार्य संचालन समिति और संघ समिति और मूल अधिकार समिति की बात करें तो मूल अधिकार समिति कौन से थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। ये तो रटा ही सबको है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है। तो ए का 4 हो गया। अब देखेंगे कार्य संचालन समिति और संघ समिति। जो संघ समिति थे यानी कि जो यूनियन पावर कमेटी थी वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू थे। और कार्य संचालन समिति ये है, ठीक है, इससे संबंधित थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। अब मिला लेते क्या हो जाता है, इसका देख लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। ए का 4 है, बी का 3, सी का 2, डी का फर्स्ट। ए का 4, बी का 3, सी का 2, ए का 4, बी का 2, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का फर्स्ट। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। 71 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। हाँ, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ठीक है। 71 का आंसर हो जाएगा। एक मिनट, बार बार तो पेन भी गड़बड़ कर रहा है ये। ठीक है। हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। रिवाइज कर लीजिए एक बार। एक मूल अधिकार समिति, कार्य संचालन समिति, संघ समिति, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष जी थे इनके। ठीक है। और वहीं बात करी जाए मूल अधिकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कार्य संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखें। ठीक है। 71 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि केंद्र सरकार किसी विशेष राज्य को वित्त आयोग की सिफारिशों के बिना विशेष अनुदान देना शुरू कर दे तो निम्न में से किस संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ठीक है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 275 और वित्तीय जवाबदेही, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 और सरकारी संघवाद, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 और बजटीय विवेक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 266 और वित्तीय एकरूपता। ठीक है। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टिंग गिविंग स्पेशल ग्रांट टू पर्टिकुलर स्टेट विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल गुड इट वायलेटेड। ठीक है। किसका हो जाएगा, आर्टिकल 75 एंड फाइनेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन बी आर्टिकल 280 एंड कॉर्पोरेशन फेडरलिज्म, ऑप्शन सी आर्टिकल 110 एंड बजटरी डिस्क्रिशन, ऑप्शन डी है आर्टिकल 266 एंड फाइनेंशियल यूनिफॉर्मिटी। बताइए क्या हो जाएगा। 72 का आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। अनुच्छेद 280 और सरकारी संघवाद का वायलेशन होगा। ठीक है। आर्टिकल 280 एंड सरकारी संघवाद का वायलेशन होगा। किसका उल्लंघन होगा, अनुच्छेद 280 और सरकारी संघवाद का उल्लंघन होगा। 72 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 है, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है। आपको बताना व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एडिंग द 11th एंड 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए है पंचायती राज और नगर पालिका संस्थाओं को विधायी शक्तियां देना, ऑप्शन बी स्थानीय संस्थाओं के लिए कराधान अधिकार सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी स्थानीय निकायों की कार्यात्मक जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना, ऑप्शन डी वित्त आयोग की जिम्मेदारियों को सौंपना।
ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर था स्थानीय निकायों की कार्यात्मक जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना था। ठीक है, टू डिफाइन द फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टू डिफाइन द फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है, ये 11th और 12th शेड्यूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ने के लिए लागू किया गया था। 73 का आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, सी, स्थानीय निकायों की कार्यात्मक जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना था। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं मेंशन। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, कथन है, एक तरफ आपका स्टेटमेंट दिया गया है, दूसरी तरफ आपका रीजन दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन है, कथन ए है, आधार अधिनियम 2016 के तहत भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या ना हो, आधार संख्या प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कारण आ है आधार कार्ड का होना भारतीय संविधान अथवा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता। नीचे दिए कूट का सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, स्टेटमेंट ए है, अंडर द आधार एक्ट 2016 एनी पर्सन रिसीडिंग इन इंडिया वेदर एन इंडियन सिटीजन आर नॉट कैन ऑब्टेन आधार नंबर। ठीक है, रीजन आर है, possession of the Aadhaar card is not considered proof of citizen under the Indian Constitution of the Citizenship Act 1955. Choose the correct answer using the code given below. First code से first both A and R correct and R correctly explain A. Option B है both A and R correct but R does not correctly explain A. Option C A is correct but R is incorrect. Option D है A is incorrect but R is correct. 74 का आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा बच्चे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन ए। ठीक है, क्या होगा कि ए सही है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, स्टेटमेंट भी सही है लेकिन इसका कारण ये नहीं है, दोनों अपनी बात सही कहते हैं लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 74 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 75 और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। 75, कभी कभी स्फीति महंगाई दर में अचानक तेजी से वृद्धि या गिरावट के लिए आधार प्रभाव यानी कि बेस इफेक्ट को उत्तरदायी ठहराया जाता है। इस संदर्भ में आधार प्रभाव से आप क्या समझते हैं। यह है ऑप्शन है, यह फसलों के खराब होने से आपूर्ति में उत्पन्न उग्र अभाव का प्रभाव है। ठीक है, इट इज द इम्पैक्ट ऑफ शार्प स्टोरेज इन सप्लाई ड्यू टू क्रॉप फेलियर। बी है, यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही मांग का प्रभाव है। इट इज द इम्पैक्ट ऑफ रैपिडली ग्रोइंग डिमांड कॉज हाईली इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ऑप्शन सी है, यह विगत वर्ष की समान अवधि की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर पड़ने वाला सांख्यिकीय प्रभाव है। ठीक है, ठीक है, इट इज द स्टैटिकल इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द करंट इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट आपको बताना है। डी है ऑप्शन, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट ए एंड बी एंड सी आर करेक्टली इन दिस कॉन्टेस्ट। आपको बताना कौन से इसमें सही है। ठीक है, कौन सा इसमें सही है। 75 का आंसर बताइए। ठीक है, क्या हो जाएगा, यह है कि विगत, यह देखेंगे, यह विगत वर्ष की समान अवधि की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर पड़ने वाला सांख्यिकीय प्रभाव है। ठीक है, इट इज द स्टैटिकल इफेक्ट of price level during the same period of the previous year on the calculation of the current inflation rate। ठीक है, ये इसका impact होगा। ठीक है, sometimes a sudden sharp increase or decrease in the inflation rate in attribution of the base effect in this context what do you understand by them base effect। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्फीति क्या होती है, स्फीति क्या होती है। ठीक है, मनी सप्लाई से इफेक्ट होता है। अगर बोलते हैं ना स्फीति, अगर मनी का सप्लाई ज्यादा बढ़ जाता है मार्केट में, लिक्विडिटी अगर ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, मनी सप्लाई का बढ़ना घटना ये स्फीति को कंट्रोल करता है। ठीक है, बाकी हम कॉन्सेप्ट का अलग से क्लास लेंगे, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बाकी जितना हो सकता है कॉन्सेप्ट SLR, CRR और MSF ये सारे हमने कंप्लीट आपको करा ही दिया है। ठीक है, जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था। ठीक है, इसलिए हमारी लंबी भी क्लास हो रही है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पूरे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पार्ट ए कंप्लीट भी हो गया इसके साथ ही, और पार्ट बी टेस्ट का कल लेकर आएंगे। इस तरह 5 जो घटना चक्र के आए हैं
सारे इस घटना चक्र में 5 ऑफलाइन है, 5 ऑनलाइन है। 5 ऑफलाइन हम जो कराएंगे आपको पार्ट्स में इसीलिए करा रहे हैं, आप देख ले रहे हैं ना 75 बाइलिंगुअल होने के कारण ये लंबी भी क्लास हो रही है। आप लोग इसको सपोर्ट करें और जिससे आप अच्छे से अच्छा हम कंटेंट लेकर आएंगे। जैसे ही टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, टेस्ट के कंप्लीट होने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी वो हम कंप्लीट करा देंगे। अदर सब्जेक्ट के अगर आप टाइम रहेगा और आपकी डिमांड रहेगी तो अदर सब्जेक्ट भी करा देंगे। ठीक है, आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट करें। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएं, इससे हमें मनोबल मिलता है, एनर्जी मिलती है अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। ठीक है, बाकी आप लोग सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहिए और ये टेस्ट है जो जरूर करिए। अगर ये टेस्ट करेंगे तो आपका एक साथ सारा रिवीजन हो जा रहा है सारी सब्जेक्ट का, और आपको पता भी चल रहा है कि आप अगर यहाँ गलत कर रहे हैं तब कोई बात नहीं, आप इसको सुधार सकते हैं। लेकिन अगर यही गलती आप एग्जाम में करेंगे तो फिर सुधारने का मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप क्लास करिए और ये टेस्ट जरूर लगाइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।